जी, जय भीम, नमस्कार आपको और सभी देखने वाले दर्शकों को भी भीम। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और आज का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। ये वो टॉपिक है जिस पर अक्सर हाँ, सभी लोग कन्फ्यूज़ हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो कन्फ्यूज़ हैं और नहीं समझ पाते हैं कि इसका एक्चुअल हिस्ट्री क्या है, एक्चुअल इतिहास क्या है। जब कोई नहीं समझ पाता है तो फिर वही चीज़ें प्रोपोगेट होती हैं जो कोई शासक वर्ग है या जो वर्चस्व में है, जो प्रोपोगेट करना चाहता है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझना होगा कि 1923 में या 22 में रखोलदास बंदोपाध्याय जो थे, उनकी अगुवाई में खुदाई हुई थी। तो ये देखें कि 1922 और 1923 से पहले भारत का क्या इतिहास था कि भारत में वैदिक काल था, भारत में ब्राह्मण्स जो हैं वो वेदों की रचना किए थे, ये तब तक इतिहास चल रहा था। और उसके बाद से जो है बुद्ध आए, महावीर आए, ये उनकी ब्रांचेज़ थी, ये पूरा एक इतिहास सेटअप था भारत में 1922-23 से पहले। लेकिन 1922-23 में जब खुदाई हुई तो अचानक सारे इतिहासकारों के पसीने छूटने लगे, अरे ये क्या? ये तो एक ऐसी सभ्यता मिल रही है जो बता रही है कि भारत में साढ़े 4,000 साल पहले भी कुछ था यहाँ पे। और अभी तक जिस सिचुएशन में जहाँ पे हम वैदिक काल को स्थापित कर रहे थे, वहाँ कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा था हमें। लेकिन इसका तो प्रॉपर ईंट मिल रहा है, नगर मिल रहा है, नालियाँ मिल रही हैं, रोड की साइज़ तक मिल रही है और तो और स्विमिंग पूल तक मिल रहा है, स्तूप मिल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो भला ये संस्कृति यहाँ के जो रखवाले हैं वो क्यों नहीं जानते? एक बात और हुई कि जो वैदिक काल की स्थापना उससे पहले हो चुकी थी कि भई भारत में आर्य आए थे और आर्य यहाँ पे आए, बस गए थे यहाँ पे 3,500 साल पहले और ऋग्वेद वगैरह की रचना कर दिए थे, ये सब पहले से स्थापित था। फिर उपनिषद की रचना हुई थी, फिर सुलभ सूत्र हुआ था, फिर बुद्ध आए थे, ये सब पूरा सेट मामला था। लेकिन 1922-23 में अचानक से सबके पसीने छूटने लगे। अच्छा ये भी सेट हो चुका था कि संस्कृत जो है भारत की पुरानी भाषा है, ये भी पूरा सेट था। आर्य आए हैं, वो लेकर आए हैं, उसी में उन्होंने रचा है। जब यहाँ से 1922-23 में पसीने छूटने शुरू हुए, तो अब क्या हुआ कि अब इतिहास पलटने की बारी थी और यहीं पे बस घाल-मेल शुरू हो गया। एक ज़रा सोचें कि जिस पर ये आरोप लगे कि भई आप विदेशी हो, आप बाहर से आए हो और उस पर आरोप भी है कि वो विदेशी आए हैं, उन सब ने किताब लिख-लिख कर छाप मारा। सारे के सारे इतिहासकार थे, जितने भी इन लोगों के जो इतिहासकार नहीं भी थे, थोड़े भी पढ़े-लिखे थे, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हों या फिर जो नेहरू जी थे या दयानंद सरस्वती ने भी बता दिया कि हम तिब्बत से आए हैं। सबने अपना-अपना मामला सेट कर दिया था कि हम लोग बाहर से आए हैं और सब लोग जो है बुद्ध से पहले के हैं। सबने ये मामला सेटअप कर दिया था। अब क्या हुआ कि जैसे ये पता चला कि भई इससे पहले सभ्यता अच्छा ये भी दावा था कि हम लोगों की जो सभ्यता है ना वो हम पहले से आए हुए हैं और उससे भी पहले जो है यहाँ पे रामायण हुआ था, महाभारत हुआ था। ये सब भी मामला सेट हो गया था। लेकिन जब ये सभ्यता पता चली और ये पता चला कि भाई इनकी किताबों में तो इसका कुछ मेंशन ही नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, इनको पता तक भी नहीं है। जो लोग ये दावा कर रहे थे अभी तक कि भाई 5,000 साल पहले जो है महाभारत घटा था, उनके भी पसीने उतर गए कि अरे यार 4,500 साल और 5,000 उसी के समकक्ष का सभ्यता हमको क्यों नहीं पता है? ये भी सेट किया गया था कि आर्य जो आए थे वो सबसे पहले सिंधु घाटी वाला जो क्षेत्र था, जो अफ़गानिस्तान, जो ईरान के बाद से इधर आप पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पंजाब ये वाला जो एरिया था, राजस्थान इस एरिया में ही शुरू में वो बसे थे और उसी एरिया में ही ये सभ्यता मिल रही थी और उनको इसी सभ्यता के बारे में पता नहीं। अब सबके होश फाख्ता हो गए कि अभी ये क्या हो गया? अब यहाँ से षड्यंत्र शुरू हो गया। अच्छा आप ये देखें पूरा एक सिलसिलेवार ढंग से एक हिस्ट्री सेटअप की गई थी। सेटअप क्या था कि वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में खराबियाँ आ गई तो उसको दुरुस्त करने के लिए बुद्ध और महावीर पैदा हो गए। मामला पूरा सेटअप हो गया। इसके बाद से फिर ये हुआ कि बुद्ध मार्ग कैसे खत्म हुआ? तो उसके लिए फिर एक मामला सेटअप किया गया था कि एक पुष्यमित्र शुंग नाम का एक ब्राह्मण था, उसने मगध पे राज स्थापित की, मौर्यों को खात्मा किया और फिर से उसने वैदिक की स्थापना कर दी, वैदिक धर्म की, फिर से वैदिक धर्म शुरू हो गया।
फिर उसके आगे मामला सेटअप किया गया कि उसके बाद से सारे के सारे हिंदू राजा हो गए। अब हिंदू शब्द तो नहीं था, लेकिन मजबूरी थी कहना सबको एक साथ ले आने के लिए, तो हिंदू कहा गया। फिर गुप्त वंश हिंदू था, फिर सारे वंश उसके बाद से हिंदू हिंदू, फिर मुस्लिम आ गए, फिर भारत थोड़ा गुलाम हो गया, फिर अंग्रेज आ गए। ये पूरा हिस्ट्री एक सेटअप कर दी गई। लेकिन ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, इसने पूरा मामला बिगाड़ दिया। अब क्या हुआ कि वहां पे लिखित में प्रमाण मिलने लगे। अभी तक एक मामला सेटअप किया गया था कि भई हमने जो है कोई चीज़ लिखी नहीं थी, हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मुँह से लेकर आए थे और भारत में तो बहुत प्राचीन सभ्यता है, राम वगैरह भी लिखते नहीं थे, बोलते थे, कृष्ण भी नहीं लिखते थे, मुँह से ही बोल देते थे, मुँह से ही लोग सुन लेते थे। तो पूरा एक मामला सेटअप था, लेकिन पता चला कि अरे! ये लोग जो कह रहे थे, इससे पहले वाली सभ्यता में तो पूरा लिखित प्रमाण मिल रहा है, सील मिल रही हैं, उनके बहुत सारे जो छोटे-छोटे सील हैं, उस पे लिखे हुए हैं, अभिलेख हैं, इनके पूरा एक सभ्यता का प्रमाण मिल रहा है। फिर इनका जो वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल जो स्थापित किया गया है, उसकी एक छोटा-सा प्रमाण क्यों नहीं मिल रहा है? तो दोस्तों, ये पूरा एक घालमेल था। मैं कुछ स्क्रीन शेयर करता हूँ, ताकि आप समझ सकें। मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, आप जी उसे सर, जी सर। ये आ जी। गई ना सर? तो ये लीगल डिस्क्लेमर है साथियों, और हमारी जो भी प्रेजेंटेशन या स्ट्रीम होती है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करने के लिए ही होती है। ये हम लोग का स्पष्ट और क्लियर इसमें मैसेज रहता है। अब सवाल ये उठा कि ये वैदिक काल की स्थापना क्यों की गई थी? कौन लोग थे? क्या घाल-मेल किया गया? भई ये नहीं स्थापित करना चाहिए था। अगर जो भारत में जो लोग उस समय वर्चस्व में थे, उनको ऐसा लगा कि भई हमारी ये इतिहास नहीं है, फिर वो बढ़-चढ़ कर अपने को आर्य क्यों बता रहे थे कि हम बाहर से आए हैं, बाहर से आए हैं सारे के सारे। चाहे वो धार्मिक हों, चाहे वो अपने को नास्तिक दावा कर रहे हों। नेहरू लाल नास्तिक थे, उन्होंने दावा किया हम लोग मध्य उधर से आए हैं। केदारनाथ पांडे ने दावा किया कि हम लोग जो है रूस, रसिया और उधर वोल्गा से आए हुए हैं। बाल गंगाधर तिलक से लेकर सावरकर सबने दावा किया कि हम आर्य हैं, हम बाहर से आए हैं, सबने दावा कर दिया था। तो ये आप ये देखें कि इसमें घाल-मेल जो थी, ये 3 तरह से घाल-मेल की गई है। पहला जो है, ये है कि मान्यतावादी इतिहास। जो धार्मिक लोग होते हैं, वो मान्यता अपनी बनाते हैं कि रामायण हमारा है, हमारा महाभारत है, हमारा जो है धार्मिक ग्रंथ है, इसमें सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, और आप देखेंगे कि पढ़ा-लिखा बंदा भी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग की बात कर रहा है। आईएएस, पीसीएस हों, पढ़े-पढ़े लिखे हों, वो भी सोचते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ होगा, तो इसको मान्यतावादी इतिहास कहते हैं। सबूत कुछ नहीं होता, और मुँह से ही जो हम कहते हैं कि जो कपोड़पंथी फैला दी जाती है जो लोगों में सामाजिक दायरे में, हो सकता है कि टेक्स्ट बुक में कुछ और पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन समाज में जो प्रोपेगेट होता है मैसेज, वो उसको हम कहते हैं मान्यतावादी इतिहास। मान्यतावादी इतिहास ने इस तरह से अपना प्रोपेगेट कर रखा था कि हमारा कभी वैदिक काल था। फिर दूसरा जो है वो शैक्षणिक इतिहास था। शैक्षणिक इतिहास ने क्या किया? इसने एस्टेब्लिश किया उसी थियरी को। देखिए 1922-23 में सिंधु घाटी सभ्यता आ गई। तो अब क्या हुआ कि इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया। मतलब एक होता है ना कि आपको बीच में कोई ब्लंडर गलती मिले तो होता है कि आपको फिर से ज़ीरो पॉइंट पे जाना होता है। अब फिर से सारी चीज़ों को देखना होता है कि यार कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हो रहा? फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो नहीं चेक किया। 2 लूप होल इनके थे। सबसे मेन 2 लूप होल थे। पहला लूप होल ये था कि जब अंग्रेजों के समय में रॉक इंस्क्रिप्शन को पढ़ना शुरू किया गया, इस शैक्षणिक इतिहास का मैं बता रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि जो सबसे नज़दीक वाले थे, जैसे मान लेते हैं पाल वंश का है, उसकी जो लिपि प्रयोग हुई थी, वो नागरी के करीब में हुई थी। तो नागरी लिपि में क्या था ना कि धम्म लिपि, यानी कि जो बम्भी लिपि या ब्राह्मी लिपि जो कहा जाता है, वो लिपि और आज की जो देवनागरी है, इन दोनों का मिक्सअप था। तो वो जो 9th और 10th 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी की जो लिपि थी, उसको पढ़ना आसान था, क्योंकि आधी लिपि धम्म की थी और आधी आज के देवनागरी की मैच कर रही थी। तब पहले उसको पढ़ा गया। फिर उसके बाद से और पीछे गए तो गुप्त वंश तक पढ़ लिया गया, और इन सब को संस्कृत में ढाल लिया जाता था कि हाँ, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये संस्कृत की हैं। ये लूप होल मैं बता रहा हूँ, इसको मैं दिखाऊँगा कि कैसे इसका प्रयोग किया गया है वैदिक युग के घाल-मेल को एस्टेब्लिश करने में। अब क्या होता है कि गुप्त वंश को जब लिपि पढ़ी गई तो कहीं-कहीं पे जो संस्कृत से नहीं मैच करता था, तो खुद से ही ब्रैकेट लगा के लास्ट में हलंत इस्तेमाल कर लिया जाता था। लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जाती थी जिससे कि ये संस्कृत बन जाए, या कह दिया जाता था कि ये हाइब्रिड बुद्धिस्ट संस्कृत है।
मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मान लिया गया था कि संस्कृत सबसे पुरानी थी, क्योंकि आर्य तो भाई वैदिक काल था, बुद्ध से पहले वैदिक काल था, ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश था। तो अब जो प्रोटो भी संस्कृत मिल रही थी या संस्कृत के हल्के-फुल्के भी शब्द जो मिल रहे थे, जो प्रॉपर संस्कृत नहीं थे, उनको कहा जा रहा था कि ये जो है हाइब्रिड संस्कृत है, हाइब्रिड बुद्धिस्ट संस्कृत है। संस्कृत का अता-पता नहीं, ये एस्टेब्लिश किया जा रहा था। इसी तरह आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ते-बढ़ते सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पे पहुँचे 2200 साल पहले। अब उसको भी संस्कृत समझ के पढ़ा जा रहा है, क्योंकि सबसे पुरानी तो संस्कृत है, क्योंकि वेद तो 3500 साल पहले एस्टेब्लिश की जा चुकी है। अब वो नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको, नहीं पढ़ पा रहे हैं, प्रयास हो रहा है, तो ये काफ़ी प्रयास के बाद श्रीलंका से लेकर खरोष्ठी लिपि और इधर सब चीज़ मिला-जुला के 1837 में जब वो ये बात पढ़ पाते हैं, तब वो ये पाते हैं कि यार हम गलत वे में थे कि संस्कृत पुरानी है। एक्चुअली में हमें ना ये पाली प्राकृत पुरानी है और सबसे पुरानी पाली प्राकृत है, इसीलिए पाली प्राकृत आ रही है और ये अब जो है ना विकसित हो रही है, संस्कारित हो रही है, इसीलिए हमको अब मिश्रित संस्कृत मिल रहा है या मिश्रित पाली कहना चाहिए। हम लोग उसको गलत बोल दिए थे कि वो प्रोटो संस्कृत है या हाइब्रिड संस्कृत है। हाइब्रिड संस्कृत जब हम कह रहे हैं इसका मतलब कि पहले संस्कृत होनी चाहिए। अभी इसको हमें कहना चाहिए था कि ये हाइब्रिड पाली प्राकृत है, ये कहना चाहिए था। तो ये लूपहोल था, इसको इन लोगों ने नहीं सही किया। क्यों सही करते हैं ये लोग? क्योंकि अभी भी जो वैदिक युग उनको स्थापित ऑलरेडी करना ही करना था। ये भयंकर लूपहोल था, सारे इतिहासकारों ने किसी ने भी ज़रूरत नहीं समझा इसको सही करने का। अब ये चीज़ ऐसे ही फिक्स हो गया। मिल भी गया है पुरानी भाषा सबसे पाली प्राकृत, फिर भी संस्कृत को बाय डिफ़ॉल्ट आँख मूंद के चल रहे हैं। अच्छा, उससे पहले जेम्स प्रिंसेप से भी पहले विलियमसन थे 1794 में, उन्होंने क्या किया था कि भाषा के आधार पर उन्होंने तय किया था जब ये आर्य की सिद्धांत लाया जा रहा था, आर्य आए हैं, भाषा आया है, तो ये लोग क्या किए थे उसी समय ये एस्टेब्लिश कर लिए थे कि उन्हीं के भारूपीय भाषा भारत में आई है एंड देन ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो वो चीज़ में बिल्कुल नहीं चेंज किए, ये चीज़ आ गया। दूसरा आ गया अब सिंधु घाटी सभ्यता। एक तरफ की पढ़ी नहीं जा रही है दूसरे तरफ की जो पढ़ी जा सकी है वो पाली प्राकृत है। अब इन दोनों के बीच की भाषा फिर संस्कृत कैसे हो जाएगी? ये बहुत बड़ा लूपहोल था, नहीं सही किया गया। आज भी कोई नहीं सही कर रहा है, हालाँकि बहुत सारे अब तो सवाल खड़े होने शुरू हो गए, अब तो सारे स्कॉलर इस पर खड़े हो गए हैं। और भारत में तो ज़्यादातर लोग अब ये धीरे-धीरे मानना शुरू कर दिए हैं कि हमें गलत इतिहास और वैदिक का युग को घाल-मेल किया गया है। लेकिन शैक्षणिक इतिहास में ये बना हुआ है, आगे मैं दिखाऊँगा अभी कि कैसे उसको फर्दर अपडेट करने की ज़रूरत है। तो शैक्षणिक इतिहास ने अपडेट नहीं किया और ये 3500 साल पहले वैदिक युग को स्थापित कर रहा है वेद के नाम पे। तीसरा है उत्खनन का इतिहास। अब उत्खनन क्या होता है? खुदाई होती है। जब आप इतिहास स्थापित करते हो, जैसे मौर्यंस का है, सम्राट अशोक को 1915 से पहले कोई नाम नहीं जानता था। 1915 में मास्की का जब अभिलेख मिलता है उनका, जिस पर पहली बार उनका नाम लिखा हुआ था, तब पता चला कि अरे! ये इनका नाम अशोक था। फिर 1989 में दक्षिण भारत में फिर से इनका सन्नाथी में इनका अभिलेख मिला। वो भी चंद्रलामा देवी की टेम्पल था। अचानक से रात में आंधी-तूफान उठा, छत गिर गई गिरा तो मूर्ति चंद्रलामा देवी जो है बिखर के टूट के छितरा गईं। छितरा गईं तो नीचे क्या मिलता है? सम्राट अशोक के 4-4 अभिलेख मिलते हैं, जिसको ये लोग कब्जा के उसको उसके ऊपर मूर्ति चंद्रलामा देवी का ये लोग मंदिर चला रहे थे। उससे पता चला है वहाँ से कि इनका नाम राजा अशोक था। तो अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, सम्राट अशोक की। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आपको उत्खनन का बात इसलिए बता रहा हूँ कि इन चीज़ों से हमें ये सबूत मिल रहा है कि सम्राट अशोक थे। उन्होंने कुछ लिखवाया था, उनकी कोई सभ्यता थी, उन्होंने क्या किया इसका पता चल रहा है। उसी तरह से गुप्त वंश ने क्या किया, अगर उसका अभिलेख मिल रहा है, उसके कॉइन्स मिल रहे हैं, उसका पता चल गया। सिंधु घाटी सभ्यता का पता चल गया, मेसोपोटामिया सभ्यता का पता चल गया, ग्रीक की सभ्यता पता चल गई, इजिप्ट की सभ्यता पता चल गई। क्यों पता चली? सबके उत्खनन सबूत मिले, सबके प्रचुर मात्रा में ईंटें मिल रहे हैं, उनके भवनों के ईंटें मिल रहे हैं, उनके द्वारा लिखाए अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, तरह-तरह की चीज़ें मिल रही हैं। इसको उत्खनन कहते हैं। अब सवाल ये आया कि जो बीच का एरा था सम्राट अशोक या जो बुद्ध थे उनसे और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके बीच का जो एरा है उसमें क्या सबूत मिला? उत्खनन क्या-क्या सबूत मिला? नील बटे सन्नाटा।
कुछ भी नहीं सबूत है। तो नहीं सबूत है तो किस आधार पे वहाँ पे क्रिएट किया गया? तो ये पहला घाल-मेल जो है इस चीज़ को आपको ये समझना होगा 3 पार्ट में। ये यहाँ पे इस चीज़ को लिखा गया है कि उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में बौद्ध संस्कृति के असंख्य साक्ष्य उत्खनन द्वारा जमीन के नीचे से मिलते हैं, जबकि मान्यतावादी ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति का इतिहास जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कागज़ के ऊपर ही मिलता है, ज़मीन के ऊपर-ऊपर ही मिलता है। कैसे? भई जो जितनी पुरानी सभ्यता होगी उसके सबूत उतने ही ज़मीन के नीचे मिलने चाहिए, लेकिन उनका सबूत कहाँ मिलता है? सिर्फ़ कागज़ पर। इस पे हम आगे और भी बात करेंगे। अच्छा, अब घाल-मेल नंबर 2 क्यों किया गया है? हमें समझना होगा कि भई इतना बड़ा जो लूप होल है वैदिक काल का बीच में क्रिएट करना, ये क्यों किया गया है? इसके पीछे षड्यंत्र क्या है? तो इसमें सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है वेद का कि भई कहते हैं लोग कि 1500 ईसा पूर्व में जो है वो वेद की रचना कर दी थी ऋषि मुनियों ने भारत में आके। अरे तो भारत में आए थे, भाषा के हिसाब से आपने प्राचीन भी बता दिया तो भाषा का नाम भी बता देते। भाषा का नाम संस्कृत होना चाहिए था अगर संस्कृत में रचना की। तो ईसा से 1500 साल पहले अगर आपने संस्कृत की रचना कर दी थी, तो सम्राट अशोक तक आते-आते संस्कृत तो पूरी तरह से डेवलप हो जानी चाहिए थी। ईसा से 1500 साल पहले से लेकर और बुद्ध तक 2600 साल, 2500 साल तक का 1000 साल में तो सभ्यताएँ पता नहीं कितनी डेवलप हो जाती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन मात्र 700 सालों के अंदर उसके जितने सील मिले सब पे लिखित प्रमाण है, भले ही हम नहीं पढ़ सके हैं, लिखित तो प्रमाण है ना। उसके पहले लोग लिख पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी लिख पढ़ रहे हैं, उसी एरिया में कोई नहीं लिख पढ़ रहा है। तो ये कौन साबित कर पाएगा कि उस समय संस्कृत थी? और पुराने इंस्क्रिप्शन पाली प्राकृत के हैं, तो जो पुराने इंस्क्रिप्शन है सम्राट अशोक के उसमें शब्द मिलता है वेदना। और वेदना जो है इसका मतलब अनुभूति होता है और वेद का मतलब अनुभव होता है। ये पाली का शब्द था वेद और ये पाली में ये शब्द प्रयोग होता था। अभी भी पाली के ज़्यादातर शब्द जो हैं संस्कृत में एज़ इट इज़ प्रयोग हो रहे हैं। ये आपको समझना होगा। पाली का आप संस्कृत में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन संस्कृत के सारे शब्दों का प्रयोग आप पाली में नहीं कर सकते, क्योंकि ये पुरानी भाषा है। पाली जो है पुरानी है, नहीं आप घुसा सकते इसमें। हिंदी जो है, हिंदी में आप इंग्लिश के शब्द ला सकते हैं, पुर्तगाली डाल सकते हैं, इसमें अरबी के शब्द डाल सकते हैं, संस्कृत के डाल सकते हैं, पाली के डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं? क्योंकि हिंदी नई है। जो नई भाषा होती है, उसमें पुरानी सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली भी आ सकती है या आप प्रयोग करके उसमें ला सकते हैं। इसीलिए बाद की भाषा में पुरानी भाषा का पुटअप मिलता है। तो यहाँ पे आप देखें कि पाली संस्कृत में पाली के शब्द का प्रयोग है, लेकिन पाली में जो है संस्कृत के शब्दों का नहीं प्रयोग है। तो वेद जो शब्द था पाली था, इसके नाम का एक हौवा क्रिएट किया गया कि वेद था, वेद था, वेद था। मैं आगे एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ दिखाऊँगा। ये कितना बड़ा घाल-मेल किया गया है इतिहास में, जो फॉरेनर ट्रैवलर्स हैं उनके नाम पे भी। तो ये आप देखें कि यहाँ टिप्पणी भी करते हैं कि धूर्तों द्वारा उत्पादित संस्कृत भाषा में वेद का शाब्दिक अर्थ शून्य होते हुए एक कहानी युक्त पुस्तक का नाम। इसके बाद से आता है तीसरा घाल-मेल कि ये घाल-मेल किया क्यों गया है? जो हमारे पुरातत्वविद लोग हैं या हमारे जो विद्वान हैं, जब भी कोई करेक्शन होगा, भई साइंस में करेक्शन जब होता है तो सारे वैज्ञानिक टूट पड़ते हैं करेक्शन करने के लिए। और इतिहास में अगर कोई गड़बड़ी फ़ॉल्ट अगर हमें मिल रही है तो हमारे सारे इतिहासकारों को टूट पड़ना चाहिए। लेकिन अगर इनमें निष्पक्षता होगी तब तो करेंगे ना। तभी इसको घाल-मेल में डाला गया है कि ये क्यों नहीं करना चाहते। अब ये देखिए घाल-मेल नंबर 3 जिस प्रकार से जीव-जंतु, पेड़-पौधों के जीवन प्रमाण हेतु 4 प्राकृतिक महाभूत मिट्टी, पानी, हवा, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ब्राह्मणी वेद वैदिक संस्कृति के जीवन प्रमाण हेतु 4 वैदिक महाभूत। इसको समझिएगा थोड़ा-सा, जिसको हम कहते हैं कि ये वैदिक कल्चर है या जिसको हम कहते हैं कि ये ब्राह्मण धर्म है या ब्राह्मणी कल्चर या जिसको हिंदुइज़्म कहते हैं। उसके ये जो कहा गया है ना कि ये लोग जो कहते हैं कि हमारे 4 वेद थे, एक्चुअली 4 ये वेद थे नहीं। हमें ये बात समझना होगा कि इनकी 4 ज़रूरतें हैं। पहला क्या है, वैदिक मंत्र, इनका मंत्र होना चाहिए। क्योंकि बिना मंत्र के ब्राह्मण का कोई मतलब नहीं है। वो कोई भी अनुष्ठान करेगा, मंत्र वगैरह पढ़ेगा ही पढ़ेगा और संस्कृत में मंत्र पढ़ेगा। तो जब संस्कृत भाषा आई होगी तभी उसने मंत्र बनाए होंगे। जब सारे स्वर व्यंजन विकसित हुए होंगे तभी उसने उन मंत्रों की रचना की होगी। क्योंकि इनका एक ये भी कहना है कि भाई ये सारे के सारे इनकी शुरुआती ऋषियों ने रचे हैं, इनने कुछ नहीं रचा है।
पीढ़ी दर पीढ़ी लाए हैं। तो इनके ऋषि तभी हुए होंगे जब सारे स्वर व्यंजन री छ त्र ज्ञ जो 7वीं सदी के बाद आए हैं भारत में, विकसित हो गए होंगे तभी लाए होंगे। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि वैदिक ग्रंथ, ये लोग जब भी बात करेंगे आप इनसे, तो ये हमेशा वेद पर नहीं स्थिर रहते हैं। वेद पे कोई भी बंदा भारत का जो है अगर कह दीजिए कि वेद से ही अपना धर्म चला लो, नहीं चलेगा उनका। वेद में कुछ भी नहीं है कि उससे अपना संस्कृति चला सके। हमेशा इनको फिर उपनिषद का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा, उपनिषद भी कंप्लीट नहीं है, उपनिषद से भी किसी भी बंदे की जिंदगी नहीं चलती है। उसको हार पाच के फिर पुराण में घुसना पड़ेगा। सारा मटेरियल पुराण में दिया हुआ है, ये समझिएगा। भारत का आज का जो हिंदुइज्म चल रहा है वो वेद उपनिषद से चल ही नहीं रहा है, ना ही रामायण महाभारत गीता से चल रहा है, वो चलता है पुराण से, और उनकी रचना हुई है मुगल काल में। ये समझिएगा दोस्तों। अगर किसी को भी थोड़ा सा डाउट हो, आप ए टू जेड किसी की जिंदगी में जितने सांस्कृतिक चीजें चल रही हैं आप जाके पता कर लीजिए। क्योंकि कोई भी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अगर वो टेम्पल जाता है, वो ईश्वर को मानता है, तो वो पुराणों के ही देवता को मानता है। वेद वेद में इनकी कोई डिटेल चर्चा नहीं है, उपनिषद में भी कोई खास इनकी चर्चा नहीं है। अब क्या होता है कि फिर इसमें गीता रामायण महाभारत ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया वैदिक यंत्र। अब वैदिक यंत्र क्या है कि भाई वैदिक देवी देवता की मूर्तियां, अब ये चीज होनी चाहिए। क्योंकि आज का जितना जो कहा जा रहा है कि ये हिंदुइज्म है, ये तो सारे मूर्ति पूजक हैं। तो भाई क्या आपका जो वैदिक काल था उसमें ये सारी चीजें मिल रही? वेद तो आपने कह दिया, उपनिषद वगैरह का आप नाम नहीं लेते वहां पे कि वो सब नहीं था, तो कौन सा आपका वैदिक काल था? मूर्तियां, आज आप सबके सब कुछ सिखा रहे हो कि भाई टेम्पल होना चाहिए, मूर्ति होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर यही आपकी सनातन धर्म है तो क्या ये उस समय था? अगर नहीं था तो किस मुंह से आप सनातन धर्म कहते हो? जब वैदिक युग ही आपका कोर है, कहते हो कि यही हमारा ओरिजिनल है, तो फिर वही चीज इस समय भी लानी चाहिए थी, क्यों नहीं लाए? तो ये आपको षड्यंत्र समझना होगा, क्योंकि कभी वो चीज था ही नहीं। ये एक वर्चुअल कल्पना है कि कभी वैदिक युग था। अरे हर व्यक्ति जो है अपना एक्चुअल चीज लाने का प्रयास करता है। आप देखें, इस्लाम को देखें, आप ईसाइयत को देखें, आप बुद्धिस्ट को देखें, जैन को देखें, ये कुछ भी करें लेकिन इनके पास प्रॉपर एक कोई ना कोई है। इस्लाम मोहम्मद की बात करेगा, वो ऐसा कहते थे। वो जेसस की बात करेगा, कोई जो है बुद्ध की बात करेगा, कोई महावीर की बात करेगा। उनकी क्या, वो एक्चुअल ओरिजिनल चीज पर पहुंचने का प्रयास करेगा, ओरिजिनल फिलॉसफी पे पहुंचने का प्रयास करेगा। यहाँ पे क्या है कि हर चीज जो है, जो मुगलिया सल्तनत में जो चीजें पैदा हुई, मूर्ति पूजा, उस पे सारा काम हो रहा है। और एक वर्चुअल कल्पना की जा रही है कि कभी एक संस्कृति थी, और ये भी दावा किया जा रहा है कि इनकी संस्कृति भी कभी नष्ट नहीं हुई। भाई हर चीज आप फॉलो कर रहे हो जो पिछले 500-600 सालों में बनी है, उसको कह रहे हो कि आपकी संस्कृति भी नष्ट नहीं हुई। तो ये चीजें आपको समझना होगा। ये इनका वैदिक यंत्र ये है। फिर वैदिक तंत्र, मतलब वैदिक कर्मकांड। अब वैदिक कर्मकांड इनके पढ़ लीजिए। अगर इनके वैदिक कर्मकांड आप पढ़ते हैं, वेद को पढ़ना आप शुरू करेंगे, तो उसमें इतने सारे कर्मकांड हैं। तो वो कर्मकांड अगर आप वैदिक युग में करते थे, आज क्यों छोड़ दिए? और ये भी दावा कर रहे हैं कि आपकी संस्कृति जो है सनातन संस्कृति है, उसमें ना कुछ बदला है, ना चेंज हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है, क्यों छोड़ दिए? तो ये कर्मकांड जो है, आप देखेंगे पूरा एक सिस्टमैटिक ढंग से राजाओं का इतिहास देखेंगे, आप पाएंगे कि ये सिर्फ एक थोथी कल्पना है इनकी कर्मकांड की। ये कभी भारत में प्रैक्टिस भी नहीं हुई। इन्हीं लोगों के अंदर इनने जबरदस्ती कुछ करने का प्रयास किया। ये जो भी किया, भारत की कभी संस्कृति ये नहीं रही है। वो आगे मैं इस पर चर्चा करूंगा। तो उससे ये साफ-साफ इंडिकेशन लगता है कि ये एक वर्चुअल कल्पना क्रिएट की गई है वैदिक काल की। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि भैया ये जो वैदिक 4 महाभूत हैं, इनका साक्ष्य, उत्खनन साक्ष्य कहाँ दिखता है? आपको बताना पड़ेगा ना कि ये सारी चीज़ें, आपके सबूत इनके कहाँ हैं, कि ये सारी चीज़ें जो है उस समय अस्तित्व में थी। नहीं मिलता, कुछ भी सिंगल सबूत नहीं है। घालमेल नंबर 4, वैदिक लेखक लिखते हैं कि मौर्य काल के समय चाणक्य था। देखिए एक सिलसिलेवार ढंग से, अगर आपको वेद और वैदिक काल पहले स्थापित करना है, तो तुरंत आपको बताना पड़ेगा कि वैदिक काल के बाद से हम जो है ज्ञानी विज्ञानी थे, क्योंकि मौर्यंस का अभिलेख मिल गया। जब तक मौर्यंस का अभिलेख नहीं मिला था, तब तक चाणक्य को कोई नहीं जानता था। मौर्यंस का अभिलेख पहली बार जब जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में डिटेक्ट किया, तो तुरंत ही अचानक से 1871 में एक किताब मिल गई हमें, जिसका नाम था मुद्रा राक्षस, संस्कृत में। उसका ट्रांसलेट कर दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1871 में। अच्छा, अगर इसके पहले चाणक्य होता तो ऑफ कोर्स लोग चंद्रगुप्त को भी जानते।
जब चंद्रगुप्त को जानते तो अशोक को भी जानते, मौर्यंस को भी जानते, कोई नहीं जानता था। सम्राट अशोक को तो 1915 में जाना है जब उनका अभिलेख मिलता है मास्की का तो ये आप देखें कि कितना एक षड्यंत्र के तहत वैदिक काल को स्थापित किया गया। उसको सही करने की बजाय अब सिलसिलेवार ढंग से कहा जाता है ना, एक झूठ को छुपाने के लिए मल्टीपल झूठ गढ़ो। तो एक फिर से एक काल्पनिक किरदार यहाँ पे चाणक्य गढ़ा जा रहा है क्रेडिट लेने के लिए कि वैदिक काल में हम भी बुद्धिजीवी थे और फिर जब मौर्यंस में जब विकसित हुआ मौर्यन, तो हमारे ही क्रेडिट से विकसित हुआ, हम ही वहीं पे थे, चाणक्य के नाम से थे, ये दिखाया गया। उनके अभिलेख में जो उत्खनन है उसमें चाणक्य का कोई रोल नहीं है, कोई नामोल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे भी सवाल एक खड़ा होता है कि भैया आप नहीं लिखते थे, इट्स ओके, आपका चाणक्य के नाम पर तो आज आपने अर्थशास्त्र दिखा रखी है। 1905 में पहली बार एक किताब लाई गई थी जिसका नाम था, जिन्होंने कहा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य नाम नहीं था उस पे, कौटिल्य नाम था। बड़ी शरारतपूर्ण ढंग से एक श्रीलंका की किताब है महावंश, उसमें चणक्को नाम लिखा हुआ है, तो चणक्को को हिंदी में चाणक्य लिखा गया और कौटिल्य का नाम धीरे से जोड़ दिया गया कि कौटिल्य को ही चाणक्य कहा गया, मतलब वही चाणक्य था। और इस तरह से एक अर्थशास्त्र की किताब भी थोप दी गई। तो यहाँ सवाल खड़ा होता है कि अगर चाणक्य था उस समय, आप लोग वैदिक काल के बाद से आए थे और आप लोग थे, तो फिर आपने संस्कृत में लिखा उस समय। मौर्यंस तो पाली प्राकृत में लिखवा रहे थे, आप संस्कृत में लिख रहे थे। उसकी किताब आप संस्कृत में दिखा रहे हैं। कहाँ सबूत मिला है उसके लिखने के? एक सिंगल पन्ना, कोई पन्ना, भोजपत्र, ताड़पत्र, पत्थर पे लिखा हो, उस समय तो लोग पत्थर पे ही लिखते थे, कहीं तो कुछ सबूत मिले कि हमको भी पता चले कि हाँ, चाणक्य नाम का था। तो हमारे जितने भी इतिहासकार हैं जो एकेडमिक के हैं, चाहे हम राइट विंग कहें, लेफ्ट विंग कहें, जो भी कहें, सबने क्या किया है, अर्थशास्त्र को मान लिया, एविडेंस मान रखा है। रोमिला थापर को ले लीजिए, आप ये आर एस शर्मा जी को ले लीजिए, या फिर किसी और को भी ले लीजिए, किसी ने भी सवाल नहीं खड़े किए, इसको बाय डिफॉल्ट मान लिया। अब मुझे नहीं पता है कि इन लोगों का क्या चक्कर है कि भाई इन्होंने क्यों मान लिया, सवाल खड़े करने चाहिए थे। तो इसका कारण ये था कि ये लोग वैदिक काल को मान रहे थे। अगर आप वैदिक काल हटाते हैं तो इतिहास फिर से रीराइट करना पड़ जाएगा, और जो पहले से फिक्स था सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने, तो इन्होंने रीराइट नहीं किया, लूपहोल को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, झूठ पर झूठ, नई नई चीजें गढ़ी जा रही हैं। अब ये फिर वही क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कागज पे ही, ये तो पत्थर पे लिखा नहीं था, तो क्या कागज पे लिख के गया था जो आज आप कागज पे दिखा रहे हो उसकी किताबें? और किस उत्खनन से उसका साक्ष्य मिला? कुछ नहीं मिला है। जब नहीं मिला जिसका, उसको इतना हाइलाइटेड किया गया। जिसका कुछ भी सबूत नहीं मिला, उसको इतना ज़्यादा हाइलाइटेड किया गया। ये एक आप यहाँ से समझे कितना बड़ा ये घालमेल है। घालमेल नंबर 5, वैदिक पक्ष और विपक्ष के लेखक। जो लोग वैदिक पक्ष को मानते हैं, मतलब राइट विंग और लेफ्ट विंग की यहाँ बात चल रही है। लेखक लिखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। ये फिर से अब चाणक्य के बाद से फिर से इनको बार-बार हर सिलसिलेवार ढंग से जो वैदिक काल अपना दिखाना है ना, उसको ये दिखाना है कि हर पल हम ही थे। हम थे, बीच में मौर्यंस आ गया था इसीलिए उसका अभिलेख थोड़ा अलग हो गया, फिर हम संस्कृत शुरू कर दिए थे पुष्यमित्र शुंग से, ये इनको दिखाना था। तो वहाँ पे इन्होंने पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण बना दिया। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण की स्थापना कर दी, सबने लाइन से उसको मान लिया कि हाँ, वैदिक धर्म की स्थापना कर दिया, चाहे पक्ष वाले हों, चाहे विपक्ष वाले हों। अच्छा, ब्राह्मणी ग्रंथ, ब्राह्मणी मंत्र, ब्राह्मणी यंत्र का निर्माण ज़रूर हुआ होगा। अब ये कोई बताए कि शुंग द्वारा निर्मित कौन-सा ब्राह्मणी ग्रंथ, मंत्र, यंत्र कब और कहाँ मिला है? एक भी सबूत नहीं है। जो मध्य प्रदेश का सुगन राज्य का अभिलेख मिलता है, जिसको कहा जाता है कि गागी पुतस्य था, तो भैया गागी का पुतस्य था, उसी तरह से जो सातवाहन है सतकर्णी, उनको भी कहा गया है। उनकी इन दोनों परिवारों की खास बात ये थी, सातवाहनों की और शुंग की, कि ये दोनों के माताओं के नाम से ये वंश जाने जाते थे। अच्छा, जिन जो ये लोग जाने, अच्छा, दोनों के दोनों बुद्धिस्ट हैं, दोनों रचना बुद्धिस्टों की करवा रहा है। वो सांची का स्तूप बनवा रहा है, तोरण द्वार बना रहा है, दान पे दान दे रहा है, मंदिर कुछ नहीं बनवा रहा, असतवाहन बन रहा है, दोनों को इन लोगों ने ब्राह्मण ठहराया। तो पूरा एक घालमेल चल रहा है, लीपापोती हो रही है, सारे इतिहासकार जो हैं चल रहे हैं, लेकिन इस बात को अभी भी ये लोग क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं कि बिना संस्कृत के वैदिक काल कैसा था? अगर उस कालखंड में क्या पाली प्राकृत बोली जाती थी? अगर पाली प्राकृत बोली जाती थी, तो भैया वो कौन-सा वैदिक काल था? उसका तो पाली प्राकृत से कुछ लेना-देना नहीं है, और सबूत मिल नहीं रहे हैं संस्कृत के, तो किसी इतिहासकार ने नहीं सवाल खड़ा किया। इसीलिए यहाँ पे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और समझने वाला ये बात है। अब आगे देखें, घालमेल नंबर 6, शैक्षणिक पुस्तकों के माध्यम से वैदिक सभ्यता की शिक्षा दी जाती है।
बिल्कुल सही बात है, मैं दिखाऊँगा आगे शर्मा जी कैसे इतिहास पढ़ा रहे हैं वैदिक काल का। पुनः शैक्षणिक पुस्तकों के अंदर उत्खनन के आधार मानकर वैदिक से पूर्व और वैदिक के बाद की रही सभ्यता संस्कृति का मिलना बताया जाता है। ये देखिए ये सारा काम हो रहा है, लेकिन वैदिक सभ्यता संस्कृति का साक्ष्य कब और कहाँ मिला है इसकी कोई ये चर्चा नहीं करते। ये बिल्कुल नहीं चर्चा करते हैं कि भैया उसके सबूत क्या मिले, कभी कह देंगे भाषा के आधार पर जो आउटडेटेड है। जब भी कोई आपसे कहे ना कि भाषा के आधार पर आर्यों को आप पुराना ठहरा रहे हैं, तो वो बिल्कुल आउटडेटेड है। विलियमसन ने किया था, विलियमसन के बाद से उनके बाद में अशोका के इंस्क्रिप्शन पढ़े गए हैं। आउटडेटेड चीज़ है, अपडेट नहीं है, उसको आधार बनाकर जो कहे वो चीज़ गलत है। आगे देखें। अब जो है मैं आपको एक बहुत बड़ा घालमेल दिखाता हूँ कि इन लोगों ने जब आप सबूत माँगेंगे कि भैया आप लोग जो है कहते हो कि आपका वेद जो है था, वेद की पढ़ाई-वढ़ाई होती थी, तो ये लोगों ने एक क्या किया है, एक बहुत बड़ा एक गेम खेला हुआ है। ये लोग क्या करते हैं अनुवाद का गेम खेलते हैं। जब भी कोई भारत में जैसे मेगास्थनीज़ पहले आए थे ईसा पूर्व में, फिर फाहियान आए, फिर वैनसोंग आए, इत्सिंग आए, ऐसे न जाने 100 से ज़्यादा लोग आए। तो अब इन लोगों को तो मिला नहीं वेद-वेद कुछ भी नहीं मिला। तो अब कहीं पे वेद शब्द तो पाली का है कहीं पे अगर वेद मिल जाए सब तो उसको ये लोग दिखाएँगे कि वहीं पे हमारे चारों वेद थे। अब देखिए ये जो मैं आपको पेज दिखा रहा हूँ, ये पेज है ह्वेन-सॉन्ग की यात्रा का चैप्टर 3 का। और ह्वेन-सॉन्ग की यात्रा में देखिए किस तरह से इन लोगों ने अपने चारों वेद दिखा दिए 629 से 645 ईस्वी के करीब में। अब मैं इसका बताऊँगा कि ये है कि नहीं है या क्या कहता है ये चीज़। तो पहले मैं पढ़ के सुना देता हूँ इन्होंने क्या दिखाया, अनुवाद कैसे किया है और एग्ज़ैक्ट अनुवाद क्या होता है। उससे पहले का इनके पास सबूत नहीं है क्योंकि मेगास्थनीज़ की इंडिका जो है ना उसमें वेद की कहीं चर्चा नहीं आई है। फिर फाहियान के किसी लेख में नहीं चर्चा आई है। हेनसोंग में जब वेद की बात आती है तो यहाँ वेद का मतलब कुछ और है। कैसे इन लोगों ने अपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से जोड़ा है, ये चीज़ आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है। ये कैसे घाल-मेल करते हैं। यहाँ ये लिखते हैं, ब्राह्मण 4 वेदों की शिक्षा पाते हैं। ये लिख दिया इन्होंने। अब ब्राह्मण है कि बमण है ये अलग मैटर है। आगे देखिए या विद्वान है ये अलग मैटर है। आगे देखें। जिनमें से पहला साव है। देखिए ब्रैकेट में इन्होंने क्या लिखा है ऋग्वेद। री की जो ध्वनि है, ये री, ये आया है 7th सेंचुरी के बाद। उस समय री की ध्वनि नहीं थी। तो उस समय एसाव नाम का कोई शब्द है, उसको ये लोग ब्रैकेट में कह दिए कि ये हमारे ऋग्वेद की ही बात कर रहा है। ये देखिए इसको घाल-मेल कहते हैं कि भैया आप एक बार कह रहे हो कि 3500 साल पहले ऋग्वेद था, ऋग्वेद ही सबसे पुराना है और 7th सेंचुरी में जो बंदा 15 साल भारत में रहा, जो यहाँ का सबसे बड़ा स्कॉलर था, जिसको त्रिपिटक कंपाइल करने के लिए राजा हर्षवर्धन ने रखा हुआ था, अपने साथ रखा हुआ था, वहाँ प्राइज़ भी पाता है। नालंदा का सबसे होनहार छात्र था, इतनी सारी किताबें 500-600 किताब यहाँ से ले गया था, अनुवाद किया था। उतना होनहार छात्र को नाम ही नहीं पता था। कि ऋग्वेद नाम की किताब थी, वो साव लिख के जा रहा है। तो ये देखिए इसको घाल-मेल कहते हैं, इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया ऋग्वेद। आगे देखें, इसमें जीवन के स्थिर रखने का वर्णन और प्रकृति के नियमों का निरूपण है। वैदिक काल का कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन उसके सबूत कहाँ से स्थापित किए जाते हैं, तो हमेशा ही मौर्यंस के बुद्ध के बाद कभी बुद्ध के जो पाली की लेखनी है उसमें, कभी कोई ट्रैवलर्स आएगा वहाँ से, कभी कहीं और से, कभी 14वीं-15वीं सदी के जो महिदर शायड उवट के द्वारा जो लिखी गई किताब है, वहाँ से स्थापित की जाती है। कहाँ पे स्थापित की जाती है? 3500 साल पहले। तो ये मैं आपको 7th सेंचुरी का दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये लोग कैसे दिखाते हैं वेद। इसको फिर जब यहाँ दिख जाएगा तो कह देंगे देखो यहाँ पे दिख गया ना, इसका मतलब था वेद पहले भी। ऐसे ये लोग स्थापित करते हैं, तो इसीलिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये लिखते हैं कि इसमें जीवन के स्थिर रखने का वर्णन और प्रकृति के नियमों का निरूपण है। अब बताइए ऋग्वेद में क्या ऐसी चीज़ें हैं? नहीं है भाई साहब, उसमें तो कर्म कांड है, प्रॉपर कर्म कांड है उसमें, आहुति दे रहा है, देवता को खुश कर रहा है, उसमें है ही नहीं ये चीज़ लिखने की जीवन को स्थिर रखने का वर्णन और प्रकृति के नियमों का निरूपण। प्रकृति के नियम का निरूपण ही नहीं है उसमें। फिर भी ये बंदा उसको ऋग्वेद कह रहे हैं ये लोग। आगे देखें द्वितीय यजुर्वेद है। इसमें यज्ञों और प्रार्थनाओं का विवरण है। अब देख लीजिए ऋग्वेद में यज्ञ और प्रार्थना की नहीं बात आ रही है, किसमें कह रहे हैं यज्ञ और प्रार्थना का? यजुर्वेद में। और देखें तीसरा का इन्होंने बताया पिंग है, ब्रैकेट में लिख दिया सामदेव, यानी मूल में सामदेव नहीं है।
इन्होंने ब्रैकेट लगा के लिख दिया सामवेद। और देखें, इसमें सभ्यता, फलित, ज्योतिष, सैनिक व्यवस्था इत्यादि का वर्णन है, जो कि नहीं है। इन्होंने वो किसी और चीज की बात कर रहा है, इसको इन लोगों ने जबरदस्ती दिखा दिया कि वही हमारा सामवेद है। चौथा देखें, अथर्ववेद है। चौथा को इन्होंने अथर्ववेद बता दिया। इसमें विज्ञान के अनेक तत्व और जादू टोने तथा औषधियों का वृतांत है। ये बातें इन लोगों ने इस तरह से लिख दी और बता दिया कि ये सब पढ़ाई लिखाई हो रही है। अब इस पेज का जस्ट के पहले का जो पैरा है वो मैं दिखाता हूँ। वहां पे दरअसल बात चल रही है कि जो बौद्ध भिक्षु थे उनकी क्या पढ़ाई होती थी, उनको क्या चीज चाहती थी, उससे ही रिलेटेड ये चीज थी, जिसको तोड़ मरोड़ कर इन्होंने क्या किया कि वेद शब्द जैसे देखा वहां पे अपना चार वेद घुसेड़ दिया। इनका वेद से कुछ भी लेना देना नहीं था। ये जो आप यहाँ पे स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे बात चल रही होगी, बच्चों को बढ़ावा और शिक्षा देने से पहले द्वादश अध्याय वाली सिद्ध वस्तु पुस्तक पढ़ाई जाती थी। 7 वर्ष अवस्था, उससे अधिक अवस्था होने पर पंच विद्याओं की शिक्षा होती थी। ये बोल रहे हैं ना, पंच विद्या, यंग सिद्धांत, ज्योतिष, तिथि पत्र, हेतु विद्या, ये सब की पढ़ाई होती थी। और इसी में नीचे लिखा गया है यहाँ पे नोट्स देकर कि पंचयान अर्थात बौद्ध लोगों को धर्मोन्नति की कक्षाएं, तथागत बुद्ध का यान, बोधिसत्व लोगों का यान, प्रत्येक बुद्ध का यान, उच्च कोटि के शिष्यों का और गृहस्थ शिष्यों का यान, यहाँ पे पूरा बात चल रहा था कि यहाँ पे पढ़ाई होती थी बौद्धों की, उनके विद्याओं की, पंचयान की और उनके धर्मों की बातें। और वहीं पे वो वेदों की जहाँ पे बात आई, यहाँ जबरदस्ती इन लोगों ने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद घुसेड़ दिया। अब क्या होता है कि ये तो हिंदी अनुवाद मैंने आपको दिखाया, जिस हिंदी अनुवाद को किया है ठाकुर प्रसाद शर्मा ने। ठाकुर प्रसाद शर्मा है, नाम याद रखिएगा। अब इसको क्या किया करता है कि इसी चीज को दोबारा जो है ये थॉमस वाटर्स मार्स, ये जो है इसका अनुवाद करते हैं। ये देखिए इसको कितनी खूबसूरती से पकड़ते हैं। मैं आपको सिर्फ ये पॉइंट दिखा रहा हूं कि वेद का अस्तित्व 7th सेंचुरी तक भी नहीं था। उस वेद को 3500 साल पहले इन लोगों ने स्थापित कर दिया। ये देखें, ये लिखते हैं, आवर ऑथर्स डिस्क्रिप्शन प्रोसीड्स, द ब्राह्मण्स लर्न द 4 वेदा ट्रिएटीज, द फर्स्ट कॉल्ड सौ, लॉन्गेविटी, और ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है द आयुर्वेदा। वहां पे ऋग्वेद का नाम नहीं था और इन्होंने क्या दिखाया था, लॉन्गेविटी की जगह सौ, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया था, ऋग्वेद। ओरिजिनल जो है, और ये जो बंदा है, ये जो ट्रांसलेट कर रहा है, ये पाली का एक्सपर्ट है। ये ठाकुर प्रसाद शर्मा पाली के एक्सपर्ट नहीं थे, पाली प्राकृत के, ये बंदा एक्सपर्ट है। इस बंदे ने ट्रांसलेट किया तो ये दिखा रहा है कि नहीं, ऋग्वेद की बात ही नहीं हुई है, वो वहां पे आयुर्वेद की बात कर रहा है। और वो भी ये डिस्क्रिप्शन किसी और का है जिसने ट्रांसलेशन किया है, उसका उसने प्रतिक्रिया के तौर पे दिखाया। दूसरा जो है आप देखें यहाँ पे, जो यजुर्वेद की बात आई है वहां वर्शिप लिखा हुआ था, इन्होंने यजुर्वेद ब्रैकेट में दे रखा था कि ब्रैकेट में पिंग की जहां बात आती है, थर्ड पिंग ब्रैकेट में देके सामवेदा इन लोगों ने लिखा है। और सु द आर्ट्स, इसको इन्होंने ब्रैकेट में द अथर्ववेदा लिखा है। कहीं भी मूल टेक्स्ट में हेन सॉन्ग के इन चारों वेद में से किसी का नाम नहीं आया है। यानी कि 7th सेंचुरी में ये चारों वेद का नाम था ही नहीं इसके नोट्स में। ये बात जरूर थी कि ब्राह्मण्स लर्न फॉर वेदा, 4 तरह की शिक्षा पाते हैं, और वेद जो है पाली का शब्द था, अनुभव, ज्ञान, इस तरह की बात हो रही थी, नॉलेज वो लेते थे, इसकी बात हो रही थी। यानी कि 7th सेंचुरी तक भी वेद का नामो निशान नहीं था। वेद जब पहली बार आप जो भाष्य होता है मैदर उवट सायण के द्वारा 15वीं 14वीं सदी में, तब जाके ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इस तरह के नाम आए हुए हैं दोस्तों। ये आपको समझना पड़ेगा, उस समय नाम तक ये नहीं था। इन्होंने कुछ कुछ टर्म उठा के, जिस तरह से बौद्धों के कुछ शब्द उठा उठा के चीजें गढ़ी, उस तरह से गढ़ी। और देखिए कितनी खूबसूरती से 7th सेंचुरी में जहां वेद को स्थापित कर रहे हैं वहां वेद नहीं है। 3500 साल पहले कैसे होगा जहां कुछ भी सबूत नहीं है, कुछ भी सबूत नहीं है वहां पे। अब ये जो आपने स्लाइड देखा ये तो किसी दूसरे का था, इसका वो फर्दर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ये लिखते हैं पाली जो एक्सपर्ट हैं कि द वर्ड हेयर रेंडर्ड द 4 वेदा ट्रीटिस आर इन ओरिजिनल सो फे लून, ये सारी चीजें लिखते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं आगे यहाँ पे। नाइदर ऑफ द ट्रांसलेटर अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन व्हाई द फर्स्ट वेदा इज हेयर नॉट द ऋग बट द आयु। पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि ट्रांसलेटर ने भी ये क्वेश्चन नहीं उठाया है। लाटर टर्म डिनोटेड लाइफ और लॉन्गेविटी एज
Yuan Chang translates, and there is an Ayurveda, but this is only a supplement or appendix to the Atharvaveda and denotes rather the science of medicine than any particular treatise. It is renowned as Veda we learn because its teaching has been found by experience टू बी वाइज एंड बेनिफिशियल। तो ये पूरा आप जब पढ़ेंगे ना, एक एक चीज का ये खाल खींचे हैं यहाँ पे कि वहां पे बातें कुछ और चल रही है, ये लोग कितनी खूबसूरती से वहां पे अपना वेद घुसेड़ देते हैं, कुछ भी कहीं पे भी अपना वेद घुसेड़ देंगे। ये हाल है दोस्तों 7th सेंचुरी में। आप देखें ये नेक्स्ट स्लाइड जो है यहाँ पे ये भी क्वेश्चन खड़े करते हैं। he does not even mention it here। ये देखिए, Yuan Chang knew that the Rig was the first, the original Veda, yet he does not even mention it here। उन्होंने नहीं मेंशन किया है। जब नहीं मेंशन किया है तो आप लोग भैया अनुवाद में ऋग्वेद क्यों बता रहे हो उसको। इसी तरह से बाकी के जो 4 वेदा हैं उस पे भी इन्होंने क्वेश्चन खड़े किए। यानी कि 7th सेंचुरी में भी दोस्तों देखें ये लोग अपना वेद का नहीं सबूत दे पाए हैं, नहीं है सबूत इनका। ये एक कुछ पॉइंट थे। अब मैं आप लोगों को जो टेक्स्ट बुक में जो पढ़ाया जा रहा है उसको थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं। ये आर.एस. शर्मा जी का मैंने उठाया है, ये उनका कंटेंट है, कैसे वो पढ़ाते हैं आप देखें कि 9 पसाड़ 8 नंबर पे आप देख रहे होंगे 9 पसाड़ युग का उन्होंने दिया है कंटेंट, पढ़ाएंगे आगे वो। 9th में ताम्र पसाड़ युग की संस्कृति, 10th में आता है हड़प्पा संस्कृति, पूरा सिंधु घाटी ये सारा चीज आ गया। 11th में इन्होंने डाला है आर्य संस्कृति की पहचान। ये दोस्तों समझिए, देखिए हड़प्पा संस्कृति आ गई और 11th नंबर पे आया आर्य संस्कृति की पहचान। अब सवाल उठता है कि इनको कौन से ऐसे एविडेंस मिल गए, आर.एस. शर्मा जी को कौन से ऐसे एविडेंस मिल गए कि उन्होंने हड़प्पा संस्कृति के बाद इसको पढ़ा रहे हैं। उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। 11th के बाद 12th में देखें, अब आर्य संस्कृति की पहचान के बाद से ये पढ़ा रहे हैं ऋग्वैदिक काल। ये एकेडमिक में देखिए कैसे पढ़ाई हो रही है जिसका कोई भी सबूत नहीं है। 7th सेंचुरी तक नाम तक नहीं है उन ध्वनियों का, उसको जो है 3500 साल पहले देखिए ऋग्वैदिक काल। ये री जो शब्द है, ऋग्वैदिक का री जो शब्द है, ये व के ऊपर वै वाला ये जो डबल आप देख रहे हैं, ये जो है मौर्यंस तक नहीं पाया गया है। ये सब ध्वनि, ये सारी ध्वनि जो है ये गुप्ता काल के बाद की है। 7th-8th सेंचुरी में ये सारी वो शब्द से उनका नाम रखा गया है। ये देखिए ऋग्वैदिक काल। इसके बाद से 30 नंबर देखिए क्या पढ़ा रहे हैं, उत्तर वैदिक काल। फिर 14 नंबर पर इन्होंने दिखाया अब जैन और बौद्ध धर्म। और ये एक ऐसी किताब है जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त किताब है, जो बच्चे पढ़ते हैं, जिन किताब को थोड़ा ऑथेंटिक लोग समझते हैं। ये ऑक्सफोर्ड इंडियन पेपरबैक से प्रकाशित होती है, लोग थोड़ा सा इसको मानते हैं, वो इसको पढ़ा रहे हैं। क्या सबूत देते हैं अभी आगे हम देखेंगे। 15 के बाद से ये 16 देखें, ईरान और मकदूनिया का। 17 बुद्ध काल में राज्य और वर्ण व्यवस्थाएं। फिर मौर्यंस, फिर मौर्य शासन का महत्व, मध्य एशिया से संपर्क। और आप ये देखें सातवाहन, सुदूर इतिहास, शिल्प वाणिज्य, गुप्ता काल भी पढ़ाते हैं। फिर ये देखें 28 नंबर पे थोड़ा जरा गौर कीजिएगा। 27 नंबर है हर्षवर्धन एवं उसका काल। हर्षवर्धन के बाद से पाल वंश आया था, तो इन्होंने पाल वंश की जगह पे ये सीधे यहाँ पे आ जाते हैं 28 नंबर पे कि प्रायद्वीप में ब्राह्मणीकरण। अब ये बोल रहे हैं ब्राह्मणीकरण हो रहा है, ग्रामीण विस्तार और किसान प्रतिरोध। ब्राह्मणीकरण हो रहा है इस दौर में, ये बता रहे हैं 28 नंबर पढ़ा रहे हैं ब्राह्मणीकरण। तो जब ब्राह्मणीकरण हो रहा है तो उससे पहले क्या ब्राह्मणीकरण नहीं था? ये सवाल इनको पूछना चाहिए था। अगर नहीं था ब्राह्मणीकरण तो फिर वो सब हिंदू कैसे थे? भाई जो चीज का ब्राह्मणीकरण होता है तभी तो ब्राह्मणों की सभ्यता आती है। ये मान रहे हैं इतिहासकार कि भैया ब्राह्मणीकरण हुआ है, यहाँ पे हर्षवर्धन के बाद हुआ है, ये मान रहे हैं। हर्षवर्धन का समय था 7th-8th सेंचुरी, उसके बाद ही ब्राह्मणीकरण हुआ है, ये मान रहे हैं। तो फिर उत्तर वैदिक काल में कौन था? अगर वहां ब्राह्मण नहीं था फिर क्या था? ये क्यों ये दोहरी बात रखते हैं? ओरिजिनल बातें ये लोग कभी नहीं बताते। तो ये मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं कि कैसे ये लोग कुछ चीजों पे समझौता कर लेते हैं। अब ये देखिए क्या पढ़ाते हैं आर्य संस्कृति के ग्रंथ में। ये यहाँ पे पढ़ा रहे हैं कि आर्य संस्कृति की मुख्य विशेषताएं वैदिक ईरानी, हाँ, वैदिक ईरानी एवं ग्रीक साहित्य ग्रंथों
तथा प्रोटो भारोपीय भाषाओं में पाए जाने वाले संज्ञानात्मक शब्दों से निर्धारित की जाती है। तो ये देखिए कि ये वैदिक ईरानी, ये नाम थोड़ा-सा गौर कीजिएगा कहाँ-कहाँ से ये जोड़ रहे हैं। एक कह रहे हैं कि वैदिक, दूसरा ईरानी का भी नाम ले रहे हैं, तीसरा ग्रीक साहित्य ग्रंथों का नाम ले रहे हैं तथा चौथा नाम ले रहे हैं प्रोटो भारोपीय भाषाओं में पाए जाने वाले संज्ञानात्मक शब्दों से निर्धारित की जाती है। इन्होंने ये देखिए, यहीं से आप पकड़ लेंगे एक्चुअल घाल-मेल। ये शब्द को गौर कीजिएगा, इन्होंने कहा प्रोटो भारोपीय भाषाओं में पाए जाने वाले, भाषाओं में, उत्खनन की बात नहीं कर रहे हैं, भाषाओं की बात कर रहे हैं, पाए जाने वाले संज्ञानात्मक शब्दों से, शब्द से, वर्ड से, मतलब जिस शब्द का प्रमाण नहीं माना जाता है, कि शब्द प्रमाण नहीं होता है। 8th सेंचुरी में धम्मकिति ने लिखा था कि जो वेद है, वेद को प्रमाण मतलब नॉलेज, ज्ञान को प्रमाण मानने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है। शब्द को प्रमाण नहीं माना। यहाँ पे हमारे इतिहासकार तक, फिलोसोफर नहीं मानते शब्द को प्रमाण, हमारे इतिहासकार लिख रहे हैं कि संज्ञानात्मक शब्दों से निर्धारित की जाती है ये संस्कृति, शब्द से। और वो शब्द कब आया है? पीढ़ी दर पीढ़ी, दावा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग लाए हैं। उस शब्द को प्रमाण मान के ये संस्कृति विकसित की गई है। ये हमारे लिख रहे हैं, ये खुद ही लिख रहे हैं। आगे सुने। आर्य संस्कृति के पुनः निर्माण एवं अन्य पहलुओं में मदद करने वाले लिखित ग्रंथों और सामग्रियों में ऋग्वेद, ये देख लीजिए, मदद करने वाले लिखित ग्रंथों में कब लिखे गए ऋग्वेद? ये बताना पड़ेगा ना इनको, कब लिखे गए। ऋग्वेद, जेंड अवेस्ता और होमर के इलियड और ओडेसी शामिल ग्रंथ शामिल हैं। अब ये कब लिखे गए हैं? ऋग्वेद तो लिखा गया है पहली बार 14वीं-15वीं सदी में, उससे पहले कोई सबूत नहीं। तो ये प्रमाण कैसे हो गए? आगे देखें। इन ग्रंथों के काल निर्धारण के मानदंडों एवं विशेषज्ञ ये बेशक एक मत न हो, लेकिन हम सहज रूप से स्वीकृत काल के आधार पर इसका विश्लेषण कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये कह रहे हैं कि इन ग्रंथों के काल निर्धारण के मानदंडों पर विशेषज्ञ बेशक ही एक मत ना हो। ये खुद भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि दुनिया के जितने भी विशेषज्ञ हैं, उन सब ने क्वेश्चनिंग की है कि भैया कालखंड ठीक नहीं है जो तुम लोग बता रहे हो ऋग्वेद का, जेल डवेस्टा का या होमर के इलियड और ओडिसी का। कोई सहमत नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? लेकिन हम सहज रूप से स्वीकृत काल के आधार पर, स्वीकृत काल, अरे भैया किसने स्वीकृत किया है आपको काल? किसने स्वीकृत करके काल दिया है? इतने बड़े-बड़े लूप होल, सिंधु घाटी सभ्यता बाद में मिलती है, उसके पहले जो मिलता है वो पाली प्राकृत, संस्कृत का तो है नहीं, फिर कहाँ से उत्तर वैदिक काल? कहाँ से आप भाषा के आधार पर, जो भाषा ही पुरानी नहीं है, उस भाषा के आधार पर आपने एक सभ्यता गढ़ दी और बोल रहे हो कि शब्द ही प्रमाण है। तो और ये क्या बोल रहे हैं? स्वीकृत काल। किसने आपको काल स्वीकृत कर दिया कि आप उसके आधार पर मान लेंगे, के आधार पर हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं? ये देखें। अब देखें, ऋग्वेद का काल ईसा पूर्व 1500 बताया जाता है। इस ध्यान शब्द पर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं? बताया जाता है। किसने बताया आपको? सबूत दिया उसने? इनको भी नहीं पता है कि सबूत उसका क्या है। क्या कह रहे हैं? बताया जाता है। ये कह रहे हैं कि इनको बताया जाता है, अभी भी सबूत देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि है ही नहीं सबूत ना, सबूत नहीं है। सब एक दूसरे से, जैसे उसने मुंह में फूंक दिया कि भाई एक ऊपर से सेव गिरा था, जमीन पर गिरते ही भूकंप आ गया। अब एक ने दूसरे को सुनाया, दूसरे ने भी मान लिया कि हाँ सेव गिरा जमीन पे तो भूकंप आ गया। दूसरे ने तीसरे, तीसरे ने चौथे, सब ऐसे ही सुना रहे हैं। ये भी वैसे ही सुना रहे हैं कि माना जाता है, बताया जाता है। एक से दूसरे ने बताया, हम भी वैसे ही बता रहे हैं, हमसे भी किसी ने बताया, उससे भी किसी ने बताया। अरे किसने स्वीकृत किया? सबूत तो दीजिए। तो ये आप देख रहे हैं साफ-साफ यहाँ पे कि ये बोल रहे हैं कि बताया जाता है, हालाँकि ईसा पूर्व 1000 में इसमें कुछ बदलाव की बात स्वीकार की जा सकती है। अब ये कह रहे हैं स्वीकार की जा सकती है। सकता है, सकती हैं, समझिएगा इन चीज़ों को। ये जो क्रियाएँ हैं, ये आपको कुछ इंडिकेट कर रही हैं कि इनका सबूत नहीं है। शब्दों पर इनका समझिए, गौर कीजिए। ये लोग कैसे हवाबाजी में इतिहास लिखे हुए हैं। तो की जा सकती है। ज़ेंड अवस्था में शुरुआती हिस्सों में सामान्यतः ईसा पूर्व 1400
बता रहे हैं कि जेंड अवस्था जो है वो 1400 ईसा पूर्व और होमर के कामों को ईसा पूर्व 900 टू 800 का बताया जाता है। तो भले ही इन ग्रंथों का संबंध विभिन्न क्षेत्रों से हो, लेकिन इनमें उस समय का पता चलता है। अब देख लीजिए आप, इनका इतना बड़ा क्लेम कि भले ही ये ग्रंथ अलग-अलग जगहों पे हों, लेकिन वो ग्रंथ पढ़ के उसके समय का ये पता लगा लेते हैं। ये बहुत बड़ा भयंकर लूप होल है। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि स्पाइडरमैन आप पढ़िए, बैटमैन पढ़िए और मान लेते हैं कि स्पाइडरमैन, बैटमैन जो है उसने कह दिया कि भाई जब धरती बन रही थी, तभी स्पाइडरमैन का जन्म हो रहा था, जब आदि मानव आया था तभी स्पाइडरमैन को शक्ति मिली थी। तो अब आप उस ग्रंथ को पढ़ के पता लगा लेंगे कि ये बात जो है आदम के समय की हो रही है, जब धरती बनी थी उसी के समय की हो रही थी। अरे भैया, वो किताबें हैं, वो गपोड़ ग्रंथ हैं, उनको तो ये भी नहीं पता था। वो बोल रहा है कि भैया एक अप्सरा को देखकर एक ऋषि जो है घड़े में ही अपने वीर्य को स्खलित कर दिया और उसी से जो है अगस्त्य पैदा हो गया, वशिष्ठ पैदा हो गया। अरे उनको नहीं पता था भाई साहब, आप क्यों इतने सीरियसली ले रहे हो कि उनको पढ़कर पता लगा लोगे? वो कौन-सा कालखंड था जब ऋषि जो है किसी अप्सरा को देखकर घड़े में गिरा देते थे वीर्य और उससे ऋषि मुनि 2-2 पैदा हो जाते थे। इससे आपको समय कालखंड पता चल पाएगा? कैसे आप अनुमान लगा रहे हो इतनी कपोड़ ग्रंथों में से उसके समय कालखंड का? तो ये जो है आप ये समझ सकते हैं कि ये तुक्के पर एक ऐसी किताब जो भारत में 14वीं 15वीं सदी में लिखी गई, उसके शब्द के आधार पर 3500 साल पहले का इतिहास लिखा गया है और हमारे इतिहासकार लिख भी रहे हैं और बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि उसमें जो लिखा है उसी के आधार पर ये तय कर रहे हैं। अब दोस्तों आप बताएँ कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की फिर क्या ज़रूरत है? जब आपको स्पाइडरमैन, बैटमैन और कथा कहानी ब्राह्मणों की किताब पढ़-पढ़ के इतिहास खोज के लिखना है, फिर आपको ज़रूरत क्या है फिर जो साइंटिफिक हिस्ट्री होती है उसकी? इस तरह से एस्टेब्लिश किया गया है हमारा वैदिक काल। आगे देखें ये क्या लिखते हैं ये। तो यहाँ पे आप देखते जाएँ, भले ही इन ग्रंथों का संबंध ये बोल देते हैं, होमर के परवर्ती लेखन में लौह का भी उल्लेख है। बिल्कुल, सामान्य ग्रंथों में जीवन यापन के मुख्य स्रोत कृषि और पशुपालन है। लोग समशीतोष्ण जलवायु में रहते थे, वे घोड़े पालते थे, जिनसे सवारी और गाड़ी चलाने का काम लिया जाता था। वे आरे वाले पहियों का इस्तेमाल करते थे। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आरा वाला तो नहीं मिला, उसमें तो वो मिला है, पूरा सॉलिड वाला मिला है। इवन यहाँ पे भी सॉलिड मिला है। 3800 साल पहले वाला जो अभी मिला था सिनौली वाला, वो भी सॉलिड है, आरा वाला तो नहीं है वो भी। तो ये आरे वाले तो बहुत बाद में आए हैं, आरे वाले तो अब भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो तीर धनुष से लड़ते थे, ये देखिए ये लिख रहे हैं कि तर्कस में रखे जाने वाले धनुष और तीर से लड़ते थे। तो भैया आप बता दीजिए कि आर्य जो है कब तीर धनुष से लड़ा है? तीर धनुष से भारत में आदिवासी लड़ते आए हैं। आर्यों के तो लड़ने की कोई तीर धनुष से सबूत नहीं मिलते। वे प्रमुख प्रधान समाज में रहते थे, ये सारी बातें। और ये देखें, लेकिन उन्होंने शवों को जलाने की प्रथा भी निभाई। ये लिख रहे हैं कि वे पुरुष प्रधान समाज में रहते थे, वे मृत शरीर को दफनाते थे, लेकिन उन्होंने शवों को जलाने की प्रथा भी निभाई। तो भैया मृत शरीर को दफनाने की प्रथा जो है अभी तो कोई नहीं दफना रहा है। जिनको आप आर्य कह रहे हो तो हमेशा से जलाते आए हैं। ईरान और भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय भाषाओं के बोलने वालों में अग्नि और सोम की संस्कृतियां प्रचलित थी। हालाँकि घोड़ों को बलि के साथ पशु बलि भी भारोपीय समुदायों द्वारा की जाती थी। ये देखिए ये सारी बातें ये लोग बताएँगे और एविडेंस कहाँ से देंगे कि उनके किताबों में लिखा है ना, उसी को हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ उस समय होती थी। भई जो बंदा पुराण लिख दिया, वेदों में इतनी गप है, उसको अगर कोई पढ़ के और इतिहास खोज के बता दे कि ये सही हुआ होगा, आप मान लेंगे? एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक ग्रंथ है महावंश, बौद्धों की एक ग्रंथ है, श्रीलंका में लिखी गई है। एक जिन चरित्र भी है। अब जिन चरित्र में मान लेते हैं कि उसमें ये बात की प्रामाणिकता तो है कि बुद्ध थे, ये बात तो प्रामाणिक हो गया है। अच्छा, बुद्ध की सिविलाइज़ेशन थी, ये भी प्रामाणिक हो गया है। अब कोई ये बंदा आए, इतिहासकार कहे कि जिन चरित्र के आधार पर अब उसके शब्द ही प्रमाण हैं, क्योंकि बौद्धों का यह ग्रंथ है, तो मैं ये कहता हूँ कि बुद्ध जो है 7 कदम चले हैं। 13वीं सदी का ग्रंथ है वो। अब ये वेद भी 13वीं 14वीं सदी में लिखे गए हैं, दोनों का समय कालखंड एक है। अच्छा, बुद्ध 2600 साल पहले है, ये तो और भी पहले ले जा रहा है, 3500 साल पहले।
दोनों से मैं मैच करा के आपको बता रहा हूँ, देखिए। अब कोई कहे कि उसमें लिखा हुआ है कि जन्म लेके 7 कदम, तो भैया वो गपोड़ ग्रंथ है, उससे कुछ भी साबित नहीं होता और बुद्ध आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से प्रमाणित हैं। आपके वेद का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहाँ है? गप को हम कैसे मान लें कि वो सबूत हो सकता है? जब ये बातें गप हो सकती हैं, महावंश को हम लोग गप मान लेते हैं कि उसमें लिखी हुई बात हम नहीं मानते, कि कोई बंदा 99 भाई को मरवा सकता है। हम क्यों मान लें? सबूत कहाँ है? किसी के 99 भाई कैसे हो सकते हैं? सबूत मिल रहा है कि वो अपने भाई के लिए आर्टिफिशियल माउंटेन बना रहा है, अपने भाई को गवर्नर बनाया था, उसके दूसरे जगह से एविडेंस मिल रहे हैं और एक किताब में लिखा है, उसको हम सबूत मान के वही इतिहास पढ़ा दें। तो आप देखते हैं इतना भयंकर लूप होल है कि एक स्क्रिप्चर्स के माध्यम से पूरा एक जो डार्क एरा है जिसका कोई एविडेंस नहीं है वो खड़ा किया गया है और देखिए कितने डिटेल से ये बताई जा रही है और इन्होंने आप ध्यान से देखें कि वैदिक संस्कृति को लिखने के लिए सिर्फ वेद काफी नहीं है, इन्होंने जेंड अवेस्था की मदद ली, इन्होंने इलियड के होमर और ओडिसी की मदद ली है, उन सबको मिला जुला कर ये मान रहे हैं कि ये तीनों की ब्रांच एक है। इन्होंने मान भी लिया है, एजप्शन भी मान लिया है कि तीनों की ब्रांच एक है और वो लोग वहाँ पे जो चीज़ पाई गई उसको उठा-उठा के यहाँ पुट अप किया जा रहा है। अभी मैं आगे आपको दिखाऊँगा कि जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये देने का प्रयास करेंगे तब ये क्या कहते हैं। ये देखें यहाँ पे एक चीज़ और देखें। जो भारतीय भाषाओं के ज़रिए एक जुड़ाव को दिखाएगा। क्या दिखाएगा? M17 नामक आनुवांशिक चिन्ह मध्य एशियाई समतल मैदानों के उन 40% लोगों में प्रचलित है। ये थोड़ा-सा समझिएगा इस चीज़ को कि मध्य एशिया के समतल मैदानों के 40% लोगों में प्रचलित है M17, इसको विदेशी माना जाता है, जो ज़्यादातर इंडो आर्यन भाषी में पाया जाता है। दिल्ली के हिंदी भाषी क्षेत्र में यह 35% लोगों में पाया जाता है। तो अब ये देखिए कि 35% दिल्ली के क्षेत्र में पाया जाता है, 40% जो है मध्य एशिया के लोगों में पाया जाता है, तो इन्होंने ऑटोमैटिकली ये अनुमान लगा लिया कि वहाँ से यहाँ आ गए हैं। अच्छा, जो जेनेटिक जो स्टडी की बात आती है, इसमें भी बहुत बड़ा घाल-मेल है। 2 सर्वे है, हमेशा एक सर्वे की बात आती है। एक उसमें है जो जीव वैज्ञानिक है, इन्होंने खुद लिखा है आगे। इन्होंने लिखा है कि जो जीव वैज्ञानिक हैं, जो जो मतलब बायोलॉजिकल उस पर जो आधारित जो किए हैं डीएनए रिपोर्ट, वो क्या कहते हैं कि 8000 ईयर्स पहले, ईसा पूर्व पहले माइग्रेशन हुआ। और जो भाषाविद हैं, जिनको भाषा के आधार पर दिखाना है कि अपनी भाषा सही करनी है या फिर जो आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस की बात करते हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं कि 2000 ईयर्स पहले आए हैं। इन दोनों में ही कॉन्फ्लिक्ट है कि कितना साल पहले आए हैं, ये देखें आप। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि 35% लोग जो हैं, जो यहाँ पे पाए जाते हैं हिंदी बेल्ट में, दिल्ली में, उनका मैच करता है वहाँ के 40% लोगों से एशिया के समतल मैदानों से। दोनों जगह की बात आ रही है। ये चीज़ इन्होंने बताया। तो ये रिपोर्ट तो अभी आई है ना। उत्तर वैदिक काल आपने किस आधार पर वहाँ पे या वैदिक काल आपने स्थापित कर लिया था। और इससे अभी कुछ नहीं पता चल रहा है क्योंकि इसमें 2 फाड़ है। एक 10,000 साल पहले कर रहा है, आप 4000 साल पहले कर रहे हैं। इसमें भी बहुत बड़ा घाल-मेल है। आगे देखें अभी। अग्नि की उपासना, ये इसको समझिएगा। इन लोगों ने एक और क्लेम किया कि भई हमारे यहाँ जो है ना वैदिक काल था और हम लोग जो है यहाँ पे यज्ञ हवन करते थे। हमारे पास तो वेदियाँ मिली हैं। इस पर ये क्या लिखते हैं इसको थोड़ा-सा समझिएगा। ये लिखते हैं इंडो आर्यन और इंडो ईरानियन दोनों के लिए आग की उपासना विशेष महत्व रखती है। ऋग्वेद में अग्निवेदी या वेदी का उल्लेख है। इन्होंने कह दिया कि भाई ऋग्वेद में उल्लेख है, तो भैया ऋग्वेद 14वीं 15वीं सदी की है ना। और देखें अवस्था में भी अग्नि पूजा बहुत महत्वपूर्ण है, भैया ठीक है, उसमें भी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि अग्नि की पूजा हड़प्पा संस्कृति है, लेकिन गुजरात के लोथल और राजस्थान के कालीबंगा में अग्निवेदी की तथ्य परकता पर स्वयं उत्खनकों ने संदेह व्यक्त किया है। ये देखिएगा ध्यान से। अभी सोशल मीडिया में खूब फेक न्यूज़ चली थी कि भाई देखिए कालीबंगा में जो है वो मिल गया, लोथल में जो है अग्निकुंड मिल गया, अल्टर्स मिल गए। एक बंदा लिख रहा है फायर अल्टर्स मिल गए हैं। देखिए हमारी वैदिक सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। तो देख लीजिए। ये मैं भी नहीं लिख रहा हूँ। ये जो बैठा रहे हैं वो खुद ही लिख रहे हैं
कि इतिहासकार जो है संदेह व्यक्त करते हैं कि वो है ही नहीं। यह महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा के संदर्भ में अग्निवेदी की खोज न तो ग्रंथों के संदर्भ से मेल खाती है, बोल रहा है कि उससे नहीं मैच खा रहा, ग्रंथ से भी, न ही प्राचीन परंपरा से, और न ही प्राचीन परंपरा से। हालांकि मानव अस्तित्व के लिए आग एक जरूरी चीज है, सिंधु घाटी सहित कई क्षेत्रों में इसकी पूजा की जा सकती है, लेकिन इसका वैदिक वेदी में बदलना बेहद संदेहास्पद है। तो ये बात जो है, ये इस बात को ये मान रहे हैं कि वो वहाँ पे नहीं मिला है और इनके कोई सबूत वहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो भैया आप ज़रा ये देखें कि जब कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता में जब आप दावा कर रहे हैं, तो जो बीच का 3500 साल से लेकर और 2600 साल आज से का जो बीच का एरा है, उसमें तो आपके खूब मिलने चाहिए थे, क्योंकि आपका तो दावा है कि पूरा वो वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था। क्यों नहीं मिलते सबूत? एक ईंट तक का सबूत नहीं मिलता है। कब आए? एक विकसित सभ्यता, ये बता रहे हैं कि विकसित सभ्यता है, आते हैं, इनका सबूत ही नहीं है। और देखें आगे, पशु बलि की बात आती है, तो पशु बलि पे ये खुद ही इन्होंने इस बात को लिख दिया है कि भैया पशु बलि जो है, वो यहाँ के जो ये लोग थे, जनजातियाँ थीं। ये देखिए क्या लिखते हैं, पशु बलि एक महत्वपूर्ण आर्य अनुष्ठान था, हालांकि जनजातीय लोगों के बीच इसके सार्वभौमिक प्रचलन को देखते हुए कुछ भी अनुमान करना मुश्किल है। अब ये कह रहे हैं कि जो जनजातीय लोग थे, जो आदिवासी लोग हैं, जो मूल निवासी लोग हैं, ये लोग भी पशु बलि करते थे। इसमें कोई डिफरेंशिएट, तो भैया कहाँ से आप इसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं? और देखें, भोजन का संग्रहण और भंडारण करने का, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखते जाते हैं, लेकिन एक चीज आप समझ जाएं कि पशु बलि से कुछ भी पता नहीं चलता। अगर कोई कह दे कि पशु बलि होती थी, सोम की उपासना, इसमें भी जब भी जहां भी ये उदाहरण दिए हैं, मैंने पूरा पढ़ा इनका, कि वैदिक काल के हमेशा इन्होंने ये दिखाया कि जैन अवस्था में ये होती थी, वहां के लोगों में होती थी, इसलिए अब वेद में लिखा है, इसलिए हम भारत में भी मान लेंगे। अरे कैसे मान लें? सबूत भी तो होना चाहिए। नहीं है सबूत। तो ये देखिए लिखते हैं, अवेस्तन भाषा में हाओमा के नाम से जाने वाली सोम उपासना केवल ईरानी और वैदिक लोगों तक सीमित थी। तो वैदिक लोग कहाँ थे उस समय? सोम के पौधे की पहचान को लेकर लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है, लेकिन यह इड्रेफा नामक एक पौधे को सोम माना जाता है, जिसकी छोटी टहनियां दक्षिण पूर्वी तुर्कमेनिस्तान के मार्जियाना में टोगोलोक 21 मंदिर परिषद के पेय अनुष्ठानों में प्रयुक्त होने वाली बर्तनों में पाई गई हैं। लो भाई साहब, अब पूरा का पूरा सोम जो है मिल गया विदेश में। तो जब विदेश में मिल गया, भारत में क्यों नहीं मिल रहा है? ये तो बता रहे हैं कि हम भारत में आए थे, जब भारत में आए तो यहाँ पे आके इन लोगों ने अपनी भाषा विकसित की, संस्कृत। अगर इनकी संस्कृत, वैदिक संस्कृत विदेश में होती, तभी तो सोम वहाँ पे मिलना चाहिए, मिल रहा है। सोम जब वहाँ पे मिल रहा है, इनकी चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं, तो वो अपनी भाषा में यहाँ के आके लिखेंगे ना, यहाँ दूसरी भाषा थोड़े जनरेट करेंगे। किसके लिए जनरेट करेंगे? मुगल जब भारत में आया था, उसकी अरबी भाषा थी, उसके जो लेखक थे अरबी फारसी में लिखते थे। वो यहाँ पे आके क्या दूसरे के लिए दूसरी भाषा थोड़े सीख रहे थे। अगर आपकी संस्कृत भाषा थी, आप वहाँ पे ऑलरेडी गढ़े हुए थे, जैन दवेस्ता वहाँ पे सोम-वोम की बातें करते थे, वहाँ की आपकी चीज़ें थी, तो भारत में आके आप उसी भाषा में यहाँ लिखते ना। हैं? ये नई एक भाषा कहाँ से आ गई? वैदिक संस्कृत। तो ये इतने घाल-मेल है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, इस पर ये लोग क्वेश्चनिंग नहीं करते। आगे देखें, स्वास्तिक की बात। यहाँ से इनकी और एक बहुत बड़ी घाल-मेल पकड़ में आएगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि स्वास्तिक जो है, ये इंडस वैली में भी पाया गया। अभी आज की डेट में ब्राह्मण इसका प्रयोग कर रहा है, ब्राह्मणी जो संस्कृति है उसमें प्रयोग हो रहा है, सब लोगों ने इसको मान लिया। तो लेकिन जब खुदाई हुई तो पता चला कि मौर्यंस इसका प्रयोग करते थे, ये तो बौद्ध इसका प्रयोग करते थे। बौद्धों के बाद से ब्राह्मणों ने कह दिया कि हम तो वैदिक युग में भी प्रयोग किया, लेकिन वैदिक युग का कोई सबूत नहीं, ये खुद लिखे हैं। वैदिक युग में जिसको ये कह रहे हैं, सबूत ही नहीं है इनका। ये देखें ये क्या लिखते हैं, कभी-कभी स्वास्तिक को आर्यवाद का संकेत माना जाता है। यह समबाहु क्रॉस द्वारा निर्मित प्राचीन प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रचलित है। नाजी ने इसे विशुद्ध आर्यवाद के प्रतीक के रूप में अपनाया, जिसके कारण इसे वैश्विक स्तर पर पहचाना गया। वैदिक साहित्य में इस शब्द का उल्लेख ईसवी सन के प्रारंभिक ग्रंथों में है। सुन लीजिए आप, ये क्या कह रहे हैं? ईसवी सन के प्रारंभिक ग्रंथ, पहली सदी की बात कर रहे हैं। भैया
पहली सदी में ये तो खैर मान रहे हैं वैदिक काल को पुराना, तो भी ये बोल रहे हैं कि वैदिक साहित्य के ईस्वी सन। भैया साहब, आपका जब 35 साल पुराना ऋग्वेद है, आपके चारों वेद पुराने हैं, आपका उपनिषद पुराना है, आपका जो है सुलभ सूत्र और पता नहीं कौन-कौन से बोधायान, यौनयान, कितनी स्मृतियाँ जब ईसा पूर्व की हैं, तो उनमें क्यों नहीं पाया गया स्वास्तिक जब आपका है तो? क्यों नहीं पाया गया? तो दोस्तों, इनका है ही नहीं स्वास्तिक। स्वास्तिक मिला है इंडस वैली में, मौर्यंस में इनका कुछ भी नहीं है। इन्होंने बाद में जो कागज के पन्ने गपोड़े हैं, जिसको इस लेखक ने, आर एस शर्मा ने खुद मान लिया कि हाँ पहली सदी का वो किताब होगा, उसमें मेंशन है, इसीलिए वैदिक का है। तो ये खुद भी लिख रहे हैं कि ये जो है बाद, इनके बाद में मिलते हैं, यानी कि इन लोगों ने बाद में स्वास्तिक को अपनाया है। उससे पहले मौर्यंस बुद्धिस्ट ऑलरेडी यूज करते थे और इंडस वैली में यूज होती थी। तो इस अगर 3500 साल पहले ये होते हैं और ये आर्यंस अगर 3500 साल पहले आए होते, इनकी वैदिक सभ्यता होती, तो उसमें ही ये स्वस्तिक यूज कर रहे होते, क्यों नहीं किए? मौर्यंस बुद्धिस्ट यूज कर रहा है ईसा से 300 साल पहले। आप जो है, आपके लिए बताया जा रहा है, ये बता रहे हैं कि ईसा से पहली सदी के बाद आपके यहाँ उल्लेख मिल रहा है। क्यों भाई साहब? तो ये आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घालमेल है। अच्छा, ये बताते हैं कि स्वास्तिक जो है ये सब बाहर में भी प्रयोग हुआ है। ईसा पूर्व 2000 में हड़प्पा संस्कृति में आया, तजाकिस्तान में ईसा पूर्व 1200 के आसपास आया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, लेकिन ये ज़बरदस्ती का जोड़ रहे हैं आर्यंस का। अरे भैया, जब तजाकिस्तान में 1200 ईसा पूर्व में था, तो आर्य जब उधर से आया तो वो भी 1200 साल पहले इस्तेमाल करता ना। ईसा के बाद क्यों इस्तेमाल कर रहा है? तो ये समझने की ज़रूरत है। फिर भाषा और अभिलेखीय साक्ष्य, ये देखिए, ये मेन पॉइंट है दोस्तों। इस पॉइंट को आपको समझना होगा कि इनके पास आर्कियोलॉजिकल कोई भी एविडेंस नहीं है, तो ये भाषा ये लोग चिल्लाते हैं। और जो अभिलेखीय मतलब लिखित प्रमाण की जो बातें होती है, उसमें इनका क्या कहना है, ये सुनिए। भाषा आर्य संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। कह रहे हैं कि भाषा आर्य संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अरे भैया, जब कोई सबूत ही नहीं है, आपने फर्जी में जो गढ़ा है, तो वही भाषा ही तो बचा ना। भाषाविदों ने प्रोटो भारोपीय भाषा का पुनर्निर्माण किया है, ये देख लीजिए। भाषाविदों ने, जो भाषा के वैज्ञानिक लोग हैं, इन्होंने प्रोटो भारोपीय भाषा का पुनर्निर्माण किया है, मतलब खो गई थी चीजें, इन्होंने निर्माण करके तब वैदिक काल को बसा दिया। आर्टिफिशियल, ये समझिए दोस्तों इस चीज को, आर्टिफिशियल भाषा को गढ़ा गया और उसके आधार पर बता दिया गया कि यही आर्यों की भाषा है, एंड देन इसीलिए आर्य वहां पे थे। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से समझिए दोस्तों। सबूत नील बटे सन्नाटा। पुनर्निर्माण किया गया, दोबारा बनाया गया, और दोबारा बना के गलत तथ्य पर बनाया गया था। जैसे मैंने बताया कि जब भाषा का निर्माण किया जा रहा था, भाषा की, आर्यों की भाषा क्या है, आर्य थियरी जब स्थापित की जा रही थी, तब तक सम्राट अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है और जो पाली प्राकृत पुरानी है, इसका कुछ भी पता नहीं था। उससे पहले ही ये चीजें गढ़ ली गई थी। तो वो अभी आधार है, उसी आधार को ये आगे चला रहे हैं। और देखें, जो ईसा पूर्व 7वीं या 6ठी शताब्दी के आसपास शुरू हुआ था। अब लीजिए भाई साहब, बुद्ध के समय में ये भाषा शुरू हुआ था। ये कह रहे हैं ईसा पूर्व 6ठी 7वीं, तो बुद्ध बुद्ध के समय और उनसे 100 साल पहले ये हुआ था। और देखें, भारोपीय भाषा को पूर्वी और पश्चिमी शाखाओं में विभाजित किया गया है। ईसा पूर्व 4500 से पूर्वी शाखा में ध्वनि का विकास हुआ, जिसे प्रोटो इंडो ईरानियन कहा जाता है। हालांकि प्रोटो इंडो ईरानियन या इंडो आर्यन भाषा के लिप्यंकन के साक्ष्य ईसा पूर्व 2200 से पहले नहीं मिलते। इसका पहला भाषाई साक्ष्य इराक में अगाड़े के राजवंश के एक शिलापट पर मिलता है। ये जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबूत सारा सारा भारत में जो ये वैदिक काल स्थापित किए हैं, पूरा इतिहास ईरान का पढ़ेंगे, कह देंगे कि ओम स्वाहा। कहाँ पे स्वाहा? तो भारत में स्वाहा। सब चीज बात हो गई ईरान की, वहां पे मिला, वहां पे मिला, और आंख मूंद के बस जहां जिस समय वहां मिलेगा उसी समय यहां डाल दो। अब कोई कहे कि भैया तिब्बत में बुद्ध मार्ग कब गया, तो भारत में बुद्ध का जन्म 2600 साल पहले हुआ, तो क्या 2600 साल पहले ही तिब्बत में चला गया बुद्ध मार्ग?
अरे तिब्बत में 7th सेंचुरी में बताया गया है, 6-7 सेंचुरी में बताया गया है, जापान में 5th सेंचुरी में बताया गया है। बुद्ध के हजार-हजार साल बाद चीज़ें वो गई हैं। तो अगर आपको कहीं पे सबूत मिल जाता है ईसा से 2200 साल पहले ईरान में, आप उसी समय तुरंत भारत में कैसे गढ़ देते हो कि भारत में वही चीज़ मिल जाएगी? उसी समय भारत में भी वो चीज़ पहुँच गई। अरे वहाँ पे मिला है तो वहाँ से भारत में आने में, जब भारत में कुषाण आए, जब शक आए, हूण ग्रीक आए, पहल्लव आए, तब बाद में भी तो चीज़ें आ सकती हैं। जिस समय मिलता है उसी समय उठा के यहाँ पे भी डाल देते हो, कि यहाँ पे भी वही चीज़ हो होगी। तो ये देखिए क्या लिखते हैं कि सबसे पहला साक्ष्य जो है ईरान में मिला है 2200 साल पहले, राजवंश है शिलापट। राजवंश के एक शिलापट पर। इस अभिलेख में 2 नाम अरिसेना और सोमसेना के रूप में व्याख्यायित है। तो इससे क्या साबित हो गया? अरिसेना, अरि लिखा हुआ है ना? अरि लिखा हुआ है ना? आर्य थोड़े लिखा हुआ है, अरि लिखा हुआ है और सेना लिखा हुआ है। और देखें, अनातोलिया के हित्य अभिलेख ईसा पूर्व 19वीं सदी से ईसा पूर्व सत 17वीं सदी तक के इस क्षेत्र के भारूपीय भाषियों की पश्चिमी शाखाओं के लोगों का संकेत देते हैं। इसी तरह ग्रीस के मायासिनस अभिलेख ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी, ये देख लीजिए, 14वीं शताब्दी में इस शाखा के लोगों के आगमन का संकेत देते हैं। पूर्वी शाखा की भाषाओं को बोलने वालों का उल्लेख 16वीं से 14वीं शताब्दी तक मेसोपोटामिया के मित्तानी और कस्सित के अभिलेख में मिलता है, लेकिन भारत में ऐसे अभिलेख नहीं पाए जाते हैं। अब ये ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार होता था मिटानी में, मेसोपोटामिया में होता था, लोग जाते थे आते थे। तो अब क्या होता है कि यहाँ से तो ये सभ्यता खत्म हो गई भारत से। तब भारत से जब खत्म हो गई तो वहाँ पे ईसा से 1400 साल पहले मिटानी पे अगर कुछ कोई चीज़ लिखी हुई है, तो भाई साहब आप लोग किस आधार पर तुरंत ये कह देते हो कि वो उसी समय या उससे भी 100 साल पहले भारत में ही आके बस गया? ये कैसे किस आधार पर कह दिया जाता है? अरे वहाँ पे मिली है, जैन अवस्था वहाँ पे मिली है, इलियड का होमर और ओडिसी उधर की है, उनसे भी तो जुड़ा हुआ हो सकता है। हो सकता है कि वो चीज़ भारत में 1000 2000 साल बाद आया हो, हैं? भारत में तो ख़ैर 14वीं 15वीं सदी में मिलता है। आपने उठा के कैसे उसी समय भारत में पुट कर दिया। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ और देखें ध्यान से ज़रा, इन्होंने उदाहरण दिया कि ग्रीस का अभिलेख बता दिया, इन्होंने अनातोलियो का भी अभिलेख बता दिया, इन्होंने जो ईरान का भी अभिलेख बताया और बोला कि इनको माइग्रेशन के रूट मिल रहे हैं, कि ईरान में, ग्रीस में, सब में। और ये भी बोल रहे हैं कि भारत में कोई अभिलेख नहीं मिले, यानी भारत में इनको कोई रूट नहीं मिल रहा है, फिर भी उठा के पुट कर दिए, फिर भी उठा के पुट कर दिए। यही बंदा यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई हमको जो है कि ईरान से मायसीन में अभिलेख मिल रहा है, तो हमें रूट पता चल रहा है कि लोग वहाँ से वहाँ जा रहे थे। तो भैया जब मायसीन में जाके लिखवा रहा है, ईरान लिखवा रहा है, अनातोलिया में जा रहा है लिखवा रहा है, अब भारत में आके अनपढ़ बन गया। मुँह से एक दूसरे के गपुड़ के लेके चला जाने लगा, लिखना पढ़ना सब भूल गया। हैं? कहाँ से ये आप लोग इतिहास पढ़ा देते हैं? तो आप देखिए इतने बड़े-बड़े लूप होल के आधार पर जो है हमें ये चीज़ गपोड़ी जा रही है। विदेशों में प्रमाण दिखाया जा रहा है कि माइग्रेशन मिल रहा है अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर, और भारत में दिखाया जा रहा है कि अभिलेख के साक्ष्य इससे पहले वाले लिखते थे, और जिनको बताया जा रहा है कि जो माइग्रेट करते थे वो लिखते थे। अब भारत में आके अनपढ़ हो जाते हैं, गँवार हो जाते हैं। मुँह से गपुड़-गपुड़ के ले जाने लगते हैं। लिखना पढ़ना नहीं आता है। तो ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से फर्जी का एक वैदिक काल हम लोग को स्थापित कराया गया है। फिर देखें अब ये हवा-हवाई कैसे बातें यहाँ पे चल रही हैं। शुरू-शुरू में आर्य पूर्वी अफ़गानिस्तान, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किनारे वाले भौगोलिक क्षेत्र में रहते थे। भैया ये वही क्षेत्र है जहाँ पे लिखाई-पढ़ाई के सबूत मिले हैं इंडस वैली के। प्रॉपर लिखाई-पढ़ाई होती थी वहाँ पे। वहाँ की चीज़ें जो हैं मौर्यन्स यूज़ किए हैं, इसका मतलब कि ऑफ़ कोर्स उस तरह की चीज़ें तब भी लोगों में बची हुई होंगी। तभी तो उनका स्वास्तिक यूज़ कर रहे हैं, उनके बैल वाली जो आकृति है वो यूज़ कर रहे हैं, उनका जो हाथियों का जो आकृति है वो यूज़ कर रहे हैं। जो-जो चीज़ वहाँ पे पाई गई है वो सेम चीज़ मौर्यन्स यूज़ कर रहे थे, ईंटों की साइज़ भी मैच कर रही है। आप बीच में आए और आप लोग अनपढ़ थे। मौर्यन्स ने लिखा तब भी आप नहीं लिख पाए। पूरा एक घाल-मेल है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से समझना होगा। देखिए यहाँ पे ये कैसे ये लोग बता रहे हैं कि जिस क्षेत्र में इंडस वैली सिविलाइज़ेशन थी, उसी क्षेत्र में आर्यों को ये फिट कर रहे हैं।
ये समझना होगा दोस्तों। और देखें, ऋग्वेद में अफ़गानिस्तान की कुबा और अपनी 5 शाखाओं सहित सिंधु नदी जैसी कुछ नदियों का भी उल्लेख है। कुछ नहीं उल्लेख है, ये लोग जोड़-तोड़ करते हैं। ये देखिए अभी आगे कैसे बताएँगे ये। सिंधु नदी इंडस से सीधे-सीधे जुड़ी हुई है और आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसका ऋग्वेद में बार-बार उल्लेख किया गया है। एक और नदी है सरस्वती, जिसे ऋग्वेद में नदीतमा या सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। यह हरियाणा और राजस्थान में घग्गर-हाकरा के नाम से पहचानी जाती है। अब देखिए यहीं पे इनकी पोल खुल जाएगी कितनी बड़ी। जो लोग दावा करते हैं कि हमारा जो वेद है, हमारा जो सबसे पुराना वेद है, हम लोगों को सारी चीज़ें याद है, भैया आपको लोकेशन तक नहीं याद है। चोरी का माल है आपका। कि आपने कहीं से कॉपी कर लिया और उसमें क्या लिखा है, कहाँ का है, को किसने लिखा है वो आपको पता ही नहीं है। कहीं से भी किसी को जोड़ के बता देते हो। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, हरियाणा और राजस्थान के घग्गर-हाकरा में। और आपको बता दूँ दोस्तों कि इसकी खुदाई हुई थी। मिश्रा जी ने इसकी खुदाई करवाई थी और रिपोर्ट जो दी थी ना, जब खुदाई हुई तो आदि बद्री क्षेत्र जहाँ बताया जा रहा था कि सरस्वती नदी है, जब रिपोर्ट आई वहाँ से लगातार बुद्धिस्टों के 3 साइट पे खुदाई हुई और तीनों साइट पे बुद्धिस्टों के प्रमाण निकलने शुरू हुए, रातों-रात बंद करा के लिख दिया गया कि भई यहाँ पे तो बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं, दाँतों का सेट मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, कर-कुर के बंद करके खत्म कर दिया। आज भी उसको ये लोग सरस्वती नदी कहते हैं। ये देखिए ना ये लिख रहे हैं। इनको पता तक नहीं है कि इनके वेद की सरस्वती नदी कहाँ है। बोल रहे हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते हुए लेकर आए हैं। कहाँ से लेकर आए हैं भाई साहब? ये हरियाणा और राजस्थान में घग्गर-हकरा के साथ पहचानी जाती है। लेकिन इसके ऋग्वैदिक वर्णन से पता चलता है कि यह दक्षिण अफ़गानिस्तान में अवेस्तान नदी हरख्वाती है या वर्तमान हेलमंड नदी है। ये खुद कह रहे हैं ये दोस्तों। ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत में जो लोग दावा कर रहे हैं कि वेद में ये लिखा है, वो लोग भी झूठ बोल रहे हैं। अरे भैया जब मैच कराया जा रहा है, तो वो नहीं मैच कर रहा है ना आपके यहाँ से, आप लोग झूठ बोलते हैं। वो कहीं और से मैच कर रहा है। तो जिस तरह से इन लोगों ने रामायण लिखी है, महाभारत लिखी है किसी दूसरे का कॉपी करके दोस्तों, और ये सारा लिखावट हुआ है मुस्लिम शासन काल में, पिछले 1000 साल के अंदर, उसी तरह से वेद भी इन्होंने कॉपी किया है जैन अवस्था से, बाहर के जो लोग थे ईरानी और जो लोग भी आए थे उन लोगों से, और ये सारा काम इन्होंने 10वीं सदी के बाद किया है। 9वीं 10वीं सदी के बाद ही किया है इन्होंने। तभी तो इनका पहला भाष्यकार 13वीं 14वीं 15वीं सदी में आता है। भई त्रिपिटक का पहला भाष्यकार जो है बुद्ध के बाद न जाने कितने लोग आ गए। 5वीं सदी में बुद्धघोष उनका टीका कर रहे थे। इनके वेद का पहला टीका किसने किया? इनका पहला टीका महिधर ऊवट शायड़ कर रहे हैं, 15वीं सदी में कर रहे हैं, 14वीं सदी में कर रहे हैं। क्यों भाई साहब? आप इतने पुराने थे तो आपकी टीका और पहले आनी चाहिए थी ना। तो इन्होंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, लोकेशन वगैरह दूसरे जगह की है, उठा के ज़बरदस्ती भारत में थोप रहे हैं। और फिर एक काल्पनिक चीज़ उसी पर आधारित उठा के थोप दे रहे हैं कि हम लोग जो हैं 3500 साल हैं। अब चूँकि इन्होंने कॉपी की है, मैच कर रही है कहाँ से? ज़ैन-दवेस्ता से, उधर के होमर और ओडिसी से मैच कर रही है। उनमें जो चीज़ें मैच कर रही हैं, उसके आधार पर इन लोगों ने तय कर दिया कि ये सब घटनाएँ उधर की घटनाएँ अगर 3500 3000 साल पुरानी है, तो ये भी हो सकता है उतनी पुरानी हो। हवा-हवाई सोच पर एक पूरा वर्चुअल क्रिएट कर दिया गया। लिखित प्रमाण 14वीं 15वीं सदी का और क्रिएट कर दिया गया 3500 साल पहले। ये खुद लिख रहे हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये देख लीजिए आगे। भारत में हम आर्यों को ऋग्वेद से जानते हैं। देखिए इन्होंने लिख दिया, भारत में हम आर्यों को ऋग्वेद से जानते हैं। अब बताइए हमें कि ऋग्वेद का सबसे पुराना पेज कहाँ मिला है? सबसे पुराना ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन रॉक पे तो मिला नहीं है। री की ध्वनि 7th सेंचुरी में बताई गई है कि पहली बार इस्तेमाल की गई है। तो भैया री की ध्वनि जब भारत में आई है पहली बार और ऋग्वेद नाम से आपकी किताब है और ऋग्वेद से आप आर्यों को जानते हैं, तो भैया आपके आर्य कब आए भारत में? जो किताब का पहला सबूत 1464 ईस्वी का है, जिसको आप यहाँ रखे हुए हैं, ये लोग दिखाते हैं, कहते हैं 4000 साल पुराना है, कह रहे हैं 4। अरे भैया हम मान रहे हैं ना, आप लोग तो कह ही रहे हैं, आप लोग तो किताबों में पढ़ा रहे हैं, सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं? सबूत तो नहीं दे रहे हैं ना आप लोग। यहाँ पे ये साफ-साफ लिख रहे हैं कि हम आर्यों को ऋग्वेद से जानते हैं। इन्होंने यहाँ पे साफ-साफ कह दिया कि कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। जो ऋग्वेद में लिखा हुआ है उसी के आधार पर ही हम आर्यों की सभ्यता को बसाए हुए हैं। इस ग्रंथ में देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि इस ग्रंथ में आर्य शब्द 36 बार आया है
अब इसी पे इन्होंने पूरा एक सभ्यता विकसित कर दिया, जिसको हम लोग गप कहते हैं। पूरे भारत का लोग होगा, इवन ब्राह्मण भी ये बात कहता है कि हम गपोड़ ग्रंथ बनाते हैं। उस एक गपोड़ ग्रंथ के आधार पर इन्होंने बता दिया, उसमें ये चीज़ 36 बार, ये 178 बार, ये 200 बार प्रयोग हुआ है, ये इतनी बार प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये सभ्यता उतनी पुरानी है, इसीलिए वो है। ये सारा कहानी जो है इसी पे आधारित कर दिया गया। ये देखें क्या लिखते हैं। इस ग्रंथ में आर्य शब्द 36 बार आए हैं और सामान्य एक सांस्कृतिक समुदाय का परिचायक है। इसकी भाषा इंडो आर्यन है। ऋग्वेद भारूपीय भाषाओं का प्राचीनतम ग्रंथ है। देख लीजिए, इन्होंने कह दिया कि ऋग्वेद भारूपीय भाषाओं का प्राचीनतम ग्रंथ है। बोल दिया भाई कितना प्राचीन है, सबूत दे दीजिए ना हमें। हमें एक बार सबूत दे दीजिए किस आधार पर आपने इसको प्राचीन माना है। यह संस्कृत में लिखा है। अब बताइए, संस्कृत जो है क्या 3500 साल पहले थी? क्या संस्कृत 3500 साल पहले थी? बोल रहे हैं कि लिखा है। इन्होंने ये भी नहीं दावा किया है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी लाया गया है, बोल रहे हैं लिखा है। तो भैया जब संस्कृत आया होगा, जब संस्कृत में ये सारी ध्वनियाँ जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आई होगी, तभी तो आपने लिखा होगा। 11वीं सेंचुरी तक तो आपने नहीं लिखा था। अलबरूनी भी बोल के गया कि मेरे समय तक कोई नहीं लिखता था यहाँ पे। कोई नहीं जानता था तब तक। शूद्र को वैश्य के कान में शीशा पिघला के डाल देते थे, वो भी नहीं जान पाया कि आप जिसको वेद कह रहे हैं वो कौन-सा वेद था। उसमें कुछ था भी कि नहीं था, या आपने ऐसे ही हवा क्रिएट कर दिया था, कुछ बुड़बुड़ बड़बड़ाते थे और लोग समझते थे कि कुछ वेद पढ़ रहा है, कुछ वेद पढ़ रहा है। अरे जब भारत की 90% जनसंख्या, 99% जनसंख्या जब जानती ही नहीं थी कि आप क्या मुँह में गपोड़ रहे हो, उसको क्या पता होगा कि आपकी कौन-सी सभ्यता थी, क्या वेद था, क्या नहीं था। 11वीं-12वीं सदी में इन्होंने कान में शीशा पिघला कर डालने की बात की है दोस्तों। कोई नहीं जानता था भारत में कि ये मुँह से क्या गपोड़ते हैं, क्या लाते हैं, उसको हम लोग कैसे मान लें कि वो वेद ही है जो अब लिख दिए हैं। ये पूरा कॉपी पेस्ट बाद में किया गया है दोस्तों, जैसे रामायण महाभारत का इन्होंने जातक कथाओं से किया है। खैर आगे देखें। ये लिखते हैं संस्कृत में लिखा है, लेकिन इसमें ढेर सारे मुंडा एवं द्रविड़ शब्द भी हैं। अब ये देखिए एक पॉइंट यहाँ पे और आ गया। अब बताइए हमें कि भैया ये आप जो है यहाँ पे वेद जो आप लिखे यहाँ पे, उसमें ये सब शब्द कहाँ से आ गए, मुंडा और द्रविड़ शब्द? इसका मतलब कि आप जो है यहाँ पे आके उसका भी ब्राह्मणीकरण किए हैं। जैसे आपने जातक कथाओं का रामायण और महाभारत लिख के ब्राह्मणीकरण किया, उसी तरह से आपने जैन अवेस्ता और उधर की होमर इलियड उस सबको उठा-उठा के, ओडिसी उन सबको उठा के यहाँ पे आके, यहाँ के कुछ शब्दों को मिला-मिला के यहाँ पे ज़बरदस्ती का आपने बनाया। और इन्होंने बनाया ही है काफ़ी बाद में दोस्तों, तभी तो इनमें ये मिल रहा है ना, मुंडा और द्रविड़ शब्द मिल रहे हैं। संभवतः ये शब्द हड़प्पा भाषाओं के माध्यम से ऋग्वेद तक पहुँचे। अब ये देखिए, ये इनका क्लेम है, इन्होंने लिख दिया, इनको नहीं पता है। क्योंकि चूंकि ये मान रहे हैं कि उस समय शायद होगा वेद का, तो इन्होंने अपना एक यहाँ पे ओपिनियन जोड़ दिया और आगे क्या लिख दिया, संभवतः। बस यही संभवतः जो है ना बच्चा नहीं समझ पाता है और उसको उठा के जोड़ लेता है कि भैया हड़प्पा भाषा होगा। अब इन्होंने संभवतः करके लिख दिया, तो हड़प्पा भाषा से आ गया होगा, इसमें ऋग्वेद में आ गया होगा, इसीलिए ऋग्वेद पुराना है। इस तरह से दोस्तों खेल रचा जाता है एक काल्पनिक, जो एक वर्चुअल सभ्यता का, जिसका कुछ भी नील बटे सन्नाटा जो प्रमाण हो, सबूत ही जिसके ना हो। कागज पर एक सभ्यता रचा जाता है, ऐसे रचा जाता है। अब ये देखें, यह अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण एवं अन्य देवताओं की विभिन्न ऋषि, कवि परिवारों द्वारा की गई प्रार्थनाओं का एक संग्रह है। इसमें 10 मंडल का खंड है, जिसमें दूसरे से 7वें खंड तक पहले लिखा गया और पहला और 10वां खंड नवीनतम लगता है। ये क्या कह रहे हैं, लिखा गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 11वीं सदी तक नहीं लिखा गया था, ये कह रहे हैं लिखा गया। भैया कब लिखा गया? कब लिखा गया? किस लिपि में लिखा गया दोस्तों? शायद मुझे लगता है कि जो शरण शर्मा जो हैं, राम शरण शर्मा जी जो हैं, ये इस पर और थोड़ा-सा इनको मेहनत करनी चाहिए थी कि इनको यहाँ पे लिखना चाहिए था कि कब लिखा गया। क्योंकि लिखने के लिए तो लिपि की ज़रूरत होगी। भारत में तो धम्म लिपि थी और हम सब जानते हैं कि जो मौर्यन्स ने जिस समय जो लिपि विकसित की थी धम्म-बम्भी लिपि का, उसमें या धम्म लिपि का, उसमें जो है संस्कृत नहीं लिखे जा सकते थे ही नहीं। पाली प्राकृत में लिखवाया उसने अपने सारे, खरोष्टी में, अरामाइक, ग्रीक सब में लिखवा दिया। संस्कृत का नामो-निशान नहीं था उस समय। तो इन्होंने कब लिखा? और ये जो 2 चीज़ें बाद में जो इन्होंने जोड़ी है, बोल रहे हैं कि अ, ये बोल रहे हैं ना कि 10 मंडल हैं और इसमें से दूसरे से 7वें खंड पहले लिखे गए। अब पहला और 10वां खंड बाद का लगता है, नवीनतम। तो जब पहला वाला लिख लिया गया, तो ये दोनों बाद में कब जोड़े गए दोस्तों?
कब जोड़े गए? किस लिपि में जोड़े गए? बताने वाला कोई नहीं है। और बोल रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर आया, दूसरी तरफ बोल रहे हैं लिखे गए। तो ये समझिए दोस्तों, ये किस तरह से इन लोगों ने घाल-मिल की है। ऋग्वेद में कई चीज़ें ईरानी भाषा के सबसे पुराने ग्रंथ अवेस्ता से मिलती-जुलती है। दोनों ग्रंथों में कई देवताओं के लिए, यहाँ तक कि सामाजिक वर्गों के लिए भी इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। हालाँकि भारतीय भाषा का सबसे पुराना नमूना इराक से ईसा पूर्व 2200 के पूर्व एक अभिलेख में पाया गया है। ये सारा बात करेंगे लेकिन भारत में एक भी सबूत नहीं देंगे दोस्तों। ये देखिए, इन्होंने अभी बोल दिया ना कि ईरान में पाया गया, अनातोलिया का नाम लेंगे, ग्रीस का नाम लेंगे, माइसिनस का नाम लेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं इराक से ईसा पूर्व 1600 के आसपास के कस्मित अभिलेख और सीरिया के ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के मितानी अभिलेख में आर्यन नाम मिलते हैं। बोल दिया ना इन्होंने कि ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी में मितानी में आर्यन नाम मिलते हैं। और क्या लिखा इन्होंने? हालांकि अब तक भारत में ऐसा कोई अभिलेख नहीं पाया गया है। भाई साहब, जो बंदा वहां पे ईसा से 1400 साल पहले अपने को आर्यन लिखवा रहा था, भारत में आके अनपढ़ हो जाएगा? अरे भारत में हैंसोंग आया, पढ़ने लिखने लगा, पढ़ के गया यहाँ से, हैं? भारत में फाहियान आया, पढ़ लिख के गया, मेगास्थनीज आया, वो भी लिख के गया। बाहर से जो आया सब यहाँ लिख के जाते थे, आर्यन वहाँ लिखते थे, यहाँ पे आके अनपढ़ हो गए। अबे कैसी थियरी पढ़ाते हो? अरे भारत में जब मुस्लिम आए, जिनको आप अनपढ़ गंवार कहते हो, उसके राजा भले अनपढ़ होते थे, उनके दरबारी और बारी आके यहाँ बाबरनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा, शाहनामा, पता नहीं कितने-कितने नामा लिख के चले गए, जिनको आप कहते हो कि अनपढ़ गँवार होते हैं। और आप बोल रहे हो कि आर्यन अपने-अपने देश में आर्यन लिखवा रहे थे। अनातोलिया जाके शिलालेख लिखवा रहे हैं, ग्रीस में लिखा रहे हैं, मशीन में लिखवा रहे हैं, ईरान में लिखवा रहे हैं, सब जगह लिखवा रहे हैं। भारत में ही आके अभिलेख नहीं मिल रहे। अब फिर भी आप उसी समय उसको स्थापित कर रहे हो। क्यों भाई साहब, क्यों? इतना बड़ा घाल-मेल क्यों? तो ये आपको समझना होगा दोस्तों कि ये इतिहास के लेखक भी यहाँ पे साफ-साफ एक लाइन में मेंशन कर देते हैं कि जहाँ-जहाँ पे तो मिला है, जहाँ पे अभिलेख, वहाँ पे तो माइग्रेशन पता चलता है, लेकिन भारत में अब तक नहीं मिल पाया है। फिर भी हम लोगों ने वहाँ पे स्थापित कर दिया है, क्योंकि हमको दिखाना है कि मैं भी शर्मा और वो भी शर्मा हमारे पूर्वज थे दोस्तों। ये ये आप समझ सकते हैं। भारत में आर्यों के आगमन कई चरणों में हुआ। देखिए, अब ये दिखाना शुरू कर दिए हैं। पहले तो बता दिया कि प्रमाण जो है सिर्फ़ ऋग्वेद से ही आर्यों को जानते हैं, अब सबूत देना भी शुरू कर दिए। सिर्फ़ ऋग्वेद से जानते हैं। अब कैसे चरण में हुआ, देखिए एक कपोल कल्पना चल रही है। कुछ अभिलेख नहीं पाया गया, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, न न मृदभांड मिला, ना सिक्का मिला, कॉइन मिला, कुछ भी नहीं मिला। जो बंदा अपने देश में लिखवा रहा है, वो भारत में आके कुछ भी नहीं करता है। अरे जो ऋग्वेद लिख रहा है, लिखवा रहा है, वो कहीं कुछ तो लिखवाया होता है, एक ईंटी घर तो बनवाया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता उससे पहले इतनी विकसित थी, तो कम से कम आया होता तो उनसे देख के ही, जब उसी क्षेत्र में बसा हुआ था, तो उस देखा तो होगा, उसको कुछ ना कुछ तो कलाकृति मिली होगी, खंडहर के रूप में मिली होगी। भाई जब कोई सभ्यता बर्बाद होती है, तो ठीक है, बर्बाद होती है तो उसके ईंट के कुछ अवशेष तो उसके मन में ये तो आया होगा ना कि यार हम भी चलो ईंट का बना के रहते हैं, हैं? टाटी-माटी कुछ तो बना के रहता होगा, वही सबूत नहीं, कुछ भी सबूत नहीं। ऋग्वेद से जानते हैं, जो 14वीं सदी में सायण ने लिखा, उससे हम जानते हैं 3500 साल पहले क्या हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप देखें, अब मैं यहाँ पे देखिए इन लोगों ने उसी के आधार पर यहाँ पे लिख दिया कि उसमें दिवोदास से संवर में पराजित होने का उल्लेख है ऋग्वेद में। उसमें दास शब्द है, दिवोदास से लिया हुआ जाता है, तो संभवतः ऋग्वेद में दस्यु भारत के मूल निवासियों का फिर यहाँ संभवतः लगा दिया इन्होंने। आप लोग पढ़ते हो ना आर्य, अनार्य, दस्यु, दास प्रथा, संभवतः ये संभवतः जो है आपको आर्य, अनार्य, दस्यु और आर्य की ये सब कहानी यहीं से घुसाई जाती है इतिहासकारों द्वारा। देखिए लिख रहे हैं संभवतः ऋग्वेद में दस्यु भारत के मूल निवासियों का प्रतिनिधित्व करते थे, जिन्हें पराजित करने वाले आर्य प्रमुख को त्रास दस्यु कहा जाता था। दासों के प्रति आर्य प्रमुख बड़े नरम थे, लेकिन दस्युओं के प्रति उनका व्यवहार घोर शत्रुतापूर्ण था। दासों के प्रति नरम थे और दस्युओं के प्रति बड़ा शत्रुपूर्ण था। दस्यु हत्या यानी दस्यु का संहार शब्द ऋग्वेद में बार-बार आता है।
अरे भैया, आपकी किताब कब लिखी गई है, जो ये सारी आप लोग उस समय का इतिहास लिख दिए? उस समय आपके बाप-दादे जो हैं पूरे भारत का इतिहास लिख दिए वेद में, जिनसे उनके बेटे जो हैं पूरा ऋग्वेद का और उत्तरवैदिक और वैदिक काल लिख रहे हैं और उसके बाद से वो इतिहास लिखना भूल गए। ये समझिएगा दोस्तों। जब ऋग्वेद के आधार पर ये मान के चल रहे हैं कि पूरा वो इतिहास की किताब है, उसके आधार पर ये इतिहास गढ़ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि इनके बाद की जितनी किताबें हैं, चाहे उपनिषद हो, पुराण हो, गीता, रामायण, महाभारत, भैया कहाँ हैं उनके सबूत? कौन-सी दुनिया में ये आपके चीज़ें चल रही थी? आपके ऋषि-मुनि हवा में गप उड़ रहे थे, ब्रह्मा, स्वर्ग लोक, नरक लोक, वो लोग इतिहास लिखना नहीं जानते थे? अरे वेद ही पूरा गपूर्ण ग्रंथ है। ये फर्जी-फर्जी की ये सब बातें हैं जो इस तरह से देखिए दोस्तों किस तरह से गलत इतिहास यहाँ पे परोसा गया है। तो बस यहीं पे मैं इसमें तो मैं दिखाऊँ तो दिखाते चला जाऊँगा लेकिन कुल मिला के मैं आप लोगों को यही कन्क्लूड करता हूँ दोस्तों, वैदिक युग है इसका कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिलता है। पूरा का पूरा जो है एक जो पढ़ा रहे हैं इतिहासकार उनको भी लिखना पड़ रहा है कि हम लोग आर्यों को सिर्फ़ ऋग्वेद से जानते हैं और उसके अलावा हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत देने के लिए बार-बार इनको विदेशों में मुँह झाँकना पड़ता है और इसीलिए सारे सबूत विदेश में मिल रहे हैं, भारत में नहीं मिल रहा। बाय डिफ़ॉल्ट उसी समय भारत में स्थापित कर देते हैं जो मैच ही नहीं करता, नहीं करता। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल भी मैंने दिया कि अगर कोई कहे कि जापान में तो पूरा बुद्धिज़्म है, फैला हुआ है, तो कोई कहे कि 2600 साल पहले अगर भारत में बुद्ध का प्रमाण मिलता है, इसीलिए जापान में भी 2600 साल पहले ही बुद्ध पहुँचे, ऐसा कोई नहीं है। भई बुद्ध वहाँ 5वीं सदी में पहुँचे हैं, 1000 साल बाद। तो आने-जाने का, वेद के बनने का ये सब क्रम काफ़ी बाद में हो सकता है, काफ़ी बाद में हुआ है। हम नहीं कह सकते हैं कि 3500 साल पहले ही हुआ है, इनके पास कोई सबूत नहीं है। किसी के पास कोई सबूत नहीं है दोस्तों। जी, अमित जी। हाँ सर, आपने इतने शानदार तरीके से बताया और मैं मतलब मैं तो सुन रहा था सर, यानी बहुत हमको आज सीखने को मिला है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम सभी को साईं जर्नी सर के हाथों को मजबूत करना है। तो वो हाथ जो मजबूत है दोस्तों, वो सिर्फ बातों से नहीं होते। और मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं कि जब कभी हम स्ट्रीम करते हैं तो उस स्ट्रीम में मेहनत लगती है और आपने अभी देखा है इस बात को कि साईं जर्नी सर का जो स्टडी है वो कितना ज्यादा है। तो एक चीज के लिए मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये साईं जर्नी सर का पेट्रियन का पेज है, इसमें आप जाके सदस्य बन सकते हैं, अलग अलग तरीकों से आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। साईं जर्नी चैनल को सपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों यही है, और अगर आप देखेंगे तो ये $3 से ही मात्र चालू होता है। $3 का मतलब होता है तकरीबन 220 रुपए के करीब। 220 रुपए कुछ भी नहीं है एक महीने के। आप अगर आप बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसमें और भी आगे आप कर सकते हैं सपोर्ट। और ये सबसे जरूरी काम है दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि साईं जर्नी सर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई बहुत जरूरी है आज के समय में, क्योंकि इतिहास को ठीक तरीके से पढ़ने से ही जो इतिहास है उससे हम सीख सकते हैं। अगर हम यही बोल दिए कि भाई उस समय वेद थे और इस तरह की जो गप बकवास हमने मार दी, और सिर्फ हमने ये सोच लिया कि भाई चूंकि किसी बड़े कोई हिस्टोरियन है उसने लिखा है, सिर्फ ये बात सोच के हमने मान लिया, ये हम खुद के साथ में ठीक नहीं करेंगे। अन्याय है ये हमारे अपने साथ में। जय भीम सभी को।